वेलकम टू यूपीएससी वाला। आज हम फिर हाजिर हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में हम होम रूल मूवमेंट से लेकर नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत तक का पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, और देखेंगे कि इस हिस्से से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो रह ना जाए और प्रीलिम्स में कम से कम आप इस पोर्शन से पूरी तरीके से तैयार हों। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि आखिर इस सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, इस सेशन में सबसे पहले तो हम मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो 1909 का है उसे कवर कर लेंगे, वहां से शुरुआत करेंगे। इसके बाद जैसा कि हमारा टॉपिक है होम रूल मूवमेंट से लेकर नॉन कोऑपरेशन तक का टॉपिक, तो हम सीधा स्विच करेंगे होम रूल मूवमेंट पर आएंगे। होम रूल मूवमेंट को डिटेल से डिस्कस करने के बाद उसके बीच में 1916 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है, जहां पर 1916 के इस इंसिडेंट में एक और तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स इकट्ठा हो जाते हैं, वहीं लखनऊ पैक्ट के माध्यम से मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एकजुट हो जाती है। तो लखनऊ पैक्ट के इस इंसिडेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। मॉन्टेग्यू का स्टेटमेंट अगस्त 1917 का होम रूल लीग के दबाव में आया, जहां पर उन्होंने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए, उसके बारे में भी जानेंगे और उसके रिजल्टेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 आया उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने भारत में एक नए मास मूवमेंट का बेस तैयार किया, और उसे लीड करने के लिए फॉर्चुनेटली गांधी जी यहां पे अवेलेबल थे। जैसे कि रॉलेट एक्ट का पास किया जाना और उसके अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह का चलना। रॉलेट सत्याग्रह को लेकर ब्रिटिशर्स बहुत एग्रेसिव हुए और उसके रिजल्टेंट हमने फेस किया एक बहुत ब्रूटल मैसेकर, जिसे आप जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर की जो नाराजगी थी, और इसके अलावा जहां सेकंड जो एक रीजन रहा, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ऑटोमन टर्क या ऑटोमन टर्की था वो कोलैप्स कर गया और वहां के खलीफा के पद को बचाने की कवायदें शुरू हो गई। उसके रिजल्टेंट क्या होता है? उसके रिजल्टेंट सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि भारत में एक मास मूवमेंट शुरू होता है, जहां पे हिंदूज और मुस्लिम्स इकट्ठा हो गए। नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है। इस पूरे टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, सीक्वेंस में जितने भी इंसिडेंट्स आ रहे हैं उन्हें कवर करने के साथ साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909 के साथ। 1909 का जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म था, पहले उस पर बात करते हैं, उसके बाद आगे की जो भी घटनाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि क्या होता है 1909 में ये जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म आया वो क्यों आया। इसमें सबसे पहले तो हम एक बात समझ लेते हैं कि इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है मॉडले और दूसरा वर्ड है मिंटो। ये दो नाम हैं एग्जैक्टली। इसमें से जो पहला नाम है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को डिनोट करता है, जबकि जो दूसरा नाम है यानी कि मिंटो का, वो इंडिया का वायसराय है। जब भी दो नाम आपके सामने एक साथ आए तो आप समझ जाना कि इसमें पहला नाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का होगा, क्योंकि हायरार्की में उसे सीनियर बनाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन में। जो गवर्नर होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए भी होती थी। तो जो पहला नाम होगा वो जो पर्सन सीनियर है उसका होगा, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, दैट्स मॉडले, लॉर्ड मॉडले। और लॉर्ड मिंटो जो इंडिया में उस समय वायसराय हुआ करता था। बिल्कुल ऐसे ही एक और जोड़ी आएगी जो रिफॉर्म्स के फॉर्म में हमारे सामने लाई जाएगी, दैट विल बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो जब हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात करेंगे तो वहां पर भी जो पहला नाम मॉन्टेग्यू का होगा, दैट विल बी फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए मॉन्टेग्यू नाम होगा, यानी कि लॉर्ड मॉन्टेग्यू उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड वायसराय हुआ करता था। तो ये दो नाम जब भी आए तो पहला वाला नाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का है और दूसरा वायसराय का है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अब ये तो बात समझ में आ गई कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म में मॉडले मिंटो का क्या मतलब है। नाउ मॉडले मिंटो रिफॉर्म क्यों आया, ये एक सवाल हमारे सामने है। इसके पीछे दो रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से समझा और पढ़ा, और यह भी जाना कि इसी बीच में एक तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में फूट पड़ गई, और दूसरा एक नया खेमा मुस्लिम्स का इवॉल्व हुआ जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होकर एक पार्टी की तरह काम करना चाहता था। मतलब एक और मुस्लिम्स और दूसरे और मॉडरेट्स ऐसे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं असिस्ट किया ब्रिटिशर्स को, क्योंकि जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस से बाहर गए और उन्हें मॉडरेट्स की बैकिंग हटी, उन्हें एलिमिनेट करना आसान हो गया ब्रिटिशर्स के लिए। मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट रवैया नहीं अपनाया, उन्होंने बहुत ही सॉफ्टली और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से अपनी डिमांड्स को पोर्ट्रे किया। अंग्रेजों को लगा कि अगर आज वो मॉडरेट्स को उनके इस स्टांस के लिए रिवॉर्ड नहीं देंगे तो मॉडरेट्स अपना स्टैंड चेंज कर देंगे। तो एक तो जरूरत थी कि मॉडरेट्स को कुछ रिवॉर्ड किया जाए, जिस तरीके से उन्होंने स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट में साथ दिया अंग्रेजों का। ऐसा नहीं कह सकते कि साथ दिया, बट उन्होंने कम से कम एक्सट्रीमिस्ट स्टांस नहीं ऑप्ट किया।
जैसा कि रिवोल्यूशनरीज कर रहे थे या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लीडर्स कर रहे थे, उन्होंने कम से कम खुद को बनाए रखा एक ऐसे स्टैंड पे दैट वाज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ मॉडरेशन, प्रेयर पिटिशन एंड परसुएशन, प्रेयर पिटिशन एंड परसुएशन, ट्रिपल पी, जिस पर वो लगातार काम कर रहे थे। एक तो उन्हें रिवॉर्ड करने की जरूरत थी, दूसरा मुस्लिम्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप था इंडिया में जिसने कभी भी खुद को पॉलिटिकली एक्टिव नहीं किया। दे नेवर मेड देमसेल्व्स पॉलिटिकली एक्टिव। सर सैयद अहमद खान बोल के गए थे कि जो मुस्लिम यंगस्टर्स हैं दे शुड नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। व्हाई दे शुड नॉट? बिकॉज इफ दे विल पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स दे विल मेक देमसेल्व्स हॉस्टाइल। वो खुद को हॉस्टिलिटी में अवेल करेंगे या वो जो ब्रिटिशर्स की हॉस्टिलिटी है उसको इन्वाइट कर लेंगे अपने लिए, और ऐसी कंडीशन में जो उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, जो एजुकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने जो मुस्लिम्स थे उनको बोला कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहिए, अपने जो हिंदू काउंटर पार्ट्स हैं उनके समकक्ष जाइए, उनकी जैसी पोजीशन है उसे अवेल करने की कोशिश करिए। यही कारण था कि मुस्लिम्स ने खुद को एक सेल्फ रेस्ट्रेन के फॉर्म में पॉलिटिक्स से दूर रखा, सेल्फ रेस्ट्रेन के फॉर्म में पॉलिटिक्स से दूर रखा। लेकिन अब समय आ चुका था कि वो स्टैंड ले। इसी रेफरेंस में आप देखिए तो दो ऐसे लोग हैं जिनके लिए जरूरी है कि वो अपीजमेंट अवेल करें ब्रिटिशर्स का। पहला, मुस्लिम्स। 1906 में मुस्लिम एलिट्स का एक ग्रुप जिसे शिमला डिप्यूटेशन कहा गया, वो आगा खान की लीडरशिप में लॉर्ड मिंटो से मिलने गया जो वायसराय था। शिमला में इनकी मुलाकात होती है। जब शिमला में आगा खान की मुलाकात होती है इस डिप्यूटेशन के साथ में, तो आगा खान डिमांड रेस करते हैं मिंटो से कि मुसलमानों ने हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर इंडिया में स्ट्रांग रही बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम्स, सो मुस्लिम्स मस्ट बी अवॉर्डेड, मुस्लिम्स को अवार्ड मिलना चाहिए। और वो अवार्ड क्या था जो आगा खान मुस्लिम्स के लिए मांग रहे थे? वो अवार्ड था सेपरेट इलेक्टोरेट का। That award was about separate electorate. And what is the meaning of separate electorate? Separate electorate की meaning है कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर केवल एक मुसलमान ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है और केवल मुसलमान ही वोट करेंगे। वेरी सिंपल, ओनली मुस्लिम कैन कंटेस्ट इलेक्शन एंड ओनली मुस्लिम्स विल वोट। केवल मुस्लिम्स इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और केवल मुस्लिम्स वोट करेंगे। सीधा सा फॉर्मूला था बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए, तो ये तो बात रही लॉर्ड मिंटो के सामने जो डिमांड्स रेज की गई आगा खान के द्वारा उनकी। बाद में ये जो डिप्यूटेशन वापस आया इसमें कुछ लीडर्स और शामिल हुए, जैसे कि नवाब सलीमुल्लाह जो ढाका के थे, इसके अलावा मोहसिन उल मुल्क और वकर उल मुल्क, और इन सभी लोगों ने दिसंबर 1906 में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम्स के लिए एस्टैब्लिश किया, दैट वाज मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को तो बना दिया गया 1906 में, और मुस्लिम लीग ने आगे चल के काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिवेट होकर काम करना शुरू किया। अगर हम इवैल्यूएशन करें तो कांग्रेस को उतने रिजल्ट्स इतनी तेजी से नहीं मिले जितना मुस्लिम लीग को मिले। जैसे कि कांग्रेस 1885 में बनती है और उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता भी है उसमें कांग्रेस को वो नहीं मिला जो वो डिजायर करते थे। जबकि अगर आप देखो तो जो शिमला डिप्यूटेशन गया आगा खान की लीडरशिप में, उसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की और उसके बाद मुस्लिम लीग ने उस डिमांड को पकड़ लिया कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट की इनकी ये मांग 1909 के एक्ट में उनको ग्रांट कर दी गई। मतलब इनके बनने के मेयरली 3 सालों के बाद इनकी डिमांड्स फुलफिल हो जाती हैं। तो ये तो एक स्टैंड रहा जहां पर ये महसूस हुआ कि जो मुस्लिम्स हैं उनके डिमांड को फुलफिल किया जाए, उसके रिजल्ट इन 1909 का एक्ट आया। दूसरी बात में हम बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले की। गोपाल कृष्ण गोखले जो बहुत ही प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे, वो इंग्लैंड जाते हैं और उनकी मुलाकात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉन मॉले से होती है। मॉले से जब उनकी मुलाकात होती है तो उन्होंने वहां पे कांग्रेस की जो डिमांड थी सेल्फ गवर्निंग सिस्टम की, जैसा कि ब्रिटेन की बाकी कॉलोनीज में है, स्पेसिफिकली व्हाइट कॉलोनीज में, वैसी डिमांड उनके द्वारा वहां पे रेज की गई। तो ये 2 डिमांड जाती हैं, एक डिमांड जो आगा खान यहाँ पे मिंटो के सामने रखते हैं और दूसरी डिमांड जो एक मॉडरेट लीडर गोपाल कृष्ण गोखले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉन मॉले के सामने रख रहे हैं और यहाँ पे मिंटो के सामने डिमांड गई है। तो फिर दोनों ने आपस में कम्युनिकेट किया, मॉले और मिंटो ने, इन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हमें अब जरूरत है कि वो पैसिफाई करे मुस्लिम्स को, वो पैसिफाई करे मॉडरेट्स को, और इसी के रिजल्टेंट 1909 का एक्ट हमारे सामने आया। तो क्या था 1909 के इस एक्ट में जो पैसिफाई कर रहा था मॉडरेट्स को और मुस्लिम लीग को? समझिए, वायसराय लॉर्ड मिंटो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉन मॉले ये कुछ रिफॉर्म्स के ऊपर सहमत हुए ताकि दोनों सेटिस्फाइड हो जाए। कौन? मुस्लिम लीग और मॉडरेट्स। इसे मॉले मिंटो रिफॉर्म के फॉर्म में एक्नॉलेज किया जाता है और यही आगे चल के इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में कन्वर्ट हो गया। ये 1909 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ
इसके पहले कि मैं आपको इस रिफॉर्म के बारे में बताऊं, मैं कुछ बेसिक्स आपको क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि इन बेसिक्स को क्लियर करने के बाद ही आप समझ पाओगे कि एक्चुअली में उन रिफॉर्म्स में जो बताया जा रहा है वो काम का है या नहीं है, या उससे सच में इंडियंस को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस चीज को समझने के लिए इन बातों को समझिए। थोड़ा सा टेक्निकल आपको महसूस जरूर होगा, लेकिन इतना है नहीं। ध्यान से समझिएगा कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इक्विवेलेंट टू इंडियन पार्लियामेंट नाउ। जैसे आज भारत की पार्लियामेंट है, वैसे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल किया करते थे तो एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 तरीके के मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। पहला, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर का क्या मतलब होता है? एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब होता है कि कोई पर्सन एक पद पर होगा तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे पद पर चला जाएगा, ये मतलब होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर का। जैसे कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के। मतलब जो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाएगा। इसका एक छोटा सा और एग्जांपल हो सकता है एक्स ऑफिशियो मेंबर का, कि आपकी माता जी के या आपकी मां के जो भाई हैं वो एक्स ऑफिशियो मामा होते हैं आपके। जो कोई भी आपकी मां के भाई हैं वो आपके ऑटोमेटिकली मामा बन जाते हैं। इसके लिए उन्हें कोई एफर्ट, कोई और डेजिग्नेशन अवेल करने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन से कि आपकी मां के भाई आपके एक्स ऑफिशियो मामा हैं। सिमिलरली आपके पिताजी के छोटे भाई आपके एक्स ऑफिशियो चाचा जी हैं। मतलब जो कोई भी आपके पिता का छोटा भाई होगा वो ऑटोमेटिकली आपका चाचा बन जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग और बीइंग एक्स ऑफिशियो। ये एक्स ऑफिशियो का मतलब हुआ। तो कुछ मेंबर्स तो होते थे एक्स ऑफिशियो, जैसे कि गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के जो मेंबर्स होते थे वो ऑटोमेटिकली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन जाते थे। तो कितनी कैटेगरी के मेंबर्स होते थे वो आप समझिए। दूसरा, नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर। अब यहां पे 2 वर्ड्स हैं, नॉमिनेटेड और ऑफिशियल। अब समझिए, नॉमिनेटेड और ऑफिशियल ये 2 वर्ड्स हैं और इन दोनों वर्ड्स का आप मतलब समझ लीजिए। इंडियंस कभी भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ना तो नॉमिनेटेड मेंबर्स को चाहते हैं और ना ही ऑफिशियल मेंबर्स को चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मेंबर्स नॉमिनेटेड हों, हम चाहते हैं मेंबर्स इलेक्टेड हों, क्योंकि अगर वो इलेक्टेड होंगे तो हमारे थ्रू इलेक्ट होके जा सकते हैं और हमारा थोड़ा बहुत से हो सकता है। सिमिलरली हम ऑफिशियल मेंबर्स नहीं चाहते। ऑफिशियल मेंबर कौन होता है? जो कंपनी के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते हैं, जब उन्हें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज दिया जाता है नॉमिनेट करके, तो वो ऑफिशियल मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑफिशियल, चूंकि वो गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कहती है वही बात वो सुनते भी हैं। हम नहीं चाहते कि लोग ऐसे जाएं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो लोग इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएं वो इलेक्टेड हों। वो क्या हों? वो इलेक्टेड हों। और दूसरा हम क्या चाहते हैं? वो नॉन ऑफिशियल हों। वो नॉन ऑफिशियल हों। ये हमारी डिमांड्स रहती हैं। दीज आर द डिमांड्स ऑफ इंडियंस। हम चाहते हैं कि जो मेंबर्स जा रहे हैं वो इलेक्टेड हों और नॉन ऑफिशियल हों। ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं? ब्रिटिशर्स चाहते हैं जो मेंबर्स जाएं वो नॉमिनेटेड हों और ऑफिशियल हों। क्योंकि नॉमिनेट होगा तो कौन करेगा? गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेगा, तो वो उनकी बात सुनेंगे। ऑफिशियल होगा तो कंपनी का अधिकारी होगा तो उनकी बात सुनेगा। इलेक्टेड होगा तो यहाँ के लोग चुन देंगे तो फिर वो उनकी बात नहीं सुनेगा। नॉन ऑफिशियल होगा, कंपनी का अधिकारी नहीं होगा, तो हो सकता है कि सरकार की बात मानने से मना कर दे। तो ये इंटरेस्ट की बात है। हम हमेशा कहेंगे कि इलेक्टेड मेजॉरिटी हो। ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे? नॉमिनेटेड मेजॉरिटी हो। हम हमेशा क्या बोलेंगे? नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो। ब्रिटिशर्स हमेशा क्या बोलेंगे? ऑफिशियल मेजॉरिटी हो। तो अब आपको समझ में आएगा जब मैं बोलूंगा कि गवर्नमेंट ने नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन की या ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन की, तो आपको उसका मतलब समझ में आएगा कि एक्चुअली में उसका मतलब क्या है। व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन? तो नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर होते थे जिन्हें गवर्नर जनरल अपॉइंट करता था, नॉमिनेट करता था, और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते थे। ये दूसरी कैटेगरी थी मेंबर्स की। तीसरी कैटेगरी थी नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर। मतलब ये होते तो नॉन ऑफिशियल थे, दे वर एक्चुअली नॉन ऑफिशियल। मतलब ये कंपनी के अधिकारी तो नहीं होते थे, लेकिन ये नॉमिनेटेड होते थे। वो पर्सन भी जो कंपनी का अधिकारी नहीं है लेकिन उसे नॉमिनेट किया जा रहा है, तो वो किसकी बात सुनेगा? जिसने नॉमिनेट किया है ना। मतलब अगर गवर्नर जनरल ने किसी पर्सन को नॉमिनेट किया है, चाहे वो कंपनी का अधिकारी नहीं हो, वो इंडियन भी हो सकता है, कोई यूरोपियन हो सकता है, कोई और हो सकता है, ठीक है। अगर वो कंपनी का अधिकारी नहीं है तो वो नॉन ऑफिशियल है, लेकिन उसे नॉमिनेट अगर गवर्नर जनरल कर रहा है तो वो उसकी बात सुनेगा, वो इंडियंस की बात थोड़ी सुनेगा। तो नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे। और चौथी नंबर पे आते थे इलेक्टेड मेंबर, जो
इंडियन लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे। तो आप देखो कि हमारी बात सुनने वाला कौन है, केवल ये चौथी कैटेगरी के मेंबर जो हैं ये हमारी बात सुनेंगे। ना तो ये नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल हमारी बात सुनेंगे, ना ही ये नॉमिनेटेड ऑफिशियल हमारी बात सुनेंगे, और ना ही ये एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हमारी बात सुनेंगे। रिफॉर्म्स की जब बात की जाती है तो हम इन्हीं में रिफॉर्म्स चाहते हैं। हम चाहते हैं मेंबर्स इलेक्टेड हों, हम चाहते हैं मेंबर्स ऑफिशियल ना हो बल्कि नॉन ऑफिशियल हों, हम चाहते हैं नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो और इलेक्टेड मेजॉरिटी हो। ब्रिटिशर्स यही नहीं करने देते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अब मैं आपको जब 1909 के एक्ट के बारे में बताऊंगा यू विल अंडरस्टैंड बेटर। अब यहां पर देखिए, मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म की जब बात करते हैं तो पहला प्रोविजन तो ये हुआ कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में, जिसे हम मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म कहते हैं, इसे जॉन मॉडले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था और वायसराय मिंटो के नाम पर नाम दिया गया। इस एक्ट में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई, जहां पर कम्युनल लाइंस पर इंडियन सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या भला है, आइए समझते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट, लेट्स हैव अ लुक अबाउट सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है आप इसे समझिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का सीधा सा फॉर्मूला यह है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसे रिजर्व कर दिया गया है मुस्लिम्स के लिए। दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिजर्व फॉर मुस्लिम्स। इसका मतलब यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल एक मुस्लिम इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। नाउ सेपरेट इलेक्टोरेट में यह होगा कि यहां पर एक मुस्लिम इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है और केवल मुस्लिम्स ही उसे वोट करेंगे, नॉन मुस्लिम्स उसे वोट नहीं कर सकते। अब आप एक बात बताइए, अगर केवल मुस्लिम ही यहां पर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, इसका मतलब यह हो गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक मुस्लिम ही चुन के जा सकेगा। यह तो बात साफ हो गई, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम पर्सन की रिजर्व कर दी गई है। फिर उसे मुस्लिम ही वोट करें, यह जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर सीट रिजर्व भी कर दी, जैसे दो मामला होता है, एक होता है रिजर्वेशन का, एक इशू होता है रिजर्वेशन का, ठीक है, और दूसरा मामला होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का, सेपरेट इलेक्टोरेट का। तो आखिर कैसे अलग है सेपरेट इलेक्टोरेट रिजर्वेशन से? क्योंकि रिजर्वेशन में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हो गई, यहां पे एक मुस्लिम खड़ा होगा, कोई और इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। सेपरेट इलेक्टोरेट में भी एक मुस्लिम ही कंटेस्ट करेगा और कोई नहीं कंटेस्ट कर सकता। मतलब दोनों ही केस में काउंसिल में तो मुस्लिम ही जाएगा जीत के, और कोई नहीं जा सकता। तो अब उसे केवल मुस्लिम वोट करे या सब वोट करे, फर्क क्या पड़ता है? जाएगा तो एक मुस्लिम ही चुन के। हाउ विल इट अफेक्ट एनीथिंग? इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों मुस्लिम लीग इस बात को लेकर ऑब्सेस्ड थी कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट ही चाहिए? Why they were not asking for reservation? वो रिजर्वेशन क्यों नहीं मांग रहे थे? अंतर समझिए, आपको पॉलिटिकल पीस समझ में आएगा और आपको मुस्लिम लीग का इंटेंशन समझ में आएगा। अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मुस्लिम इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, तो मुस्लिम केवल मुस्लिम लीग में तो नहीं है ना। सपोज करिए कि सीट रिजर्व्ड है, और अगर सीट रिजर्व्ड है तो मतलब एक मुस्लिम इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, तो एक मुस्लिम लीग का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, तो क्या कांग्रेस अपना मुस्लिम नहीं प्लॉट करेगी क्या इलेक्शन के लिए? चलिए, एक मुस्लिम कांग्रेस का भी इलेक्शन लड़ गया। अब वोट सब करेंगे, मुस्लिम्स भी वोट करेंगे, नॉन मुस्लिम्स भी वोट करेंगे। अब यहां पर सभी लोग वोट कर रहे हैं, एवरीवन इज वोटिंग हियर, एवरीवन इज वोटिंग हियर। और ऐसा पॉसिबल है कि जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में हो, ब्लू डॉट्स मेजॉरिटी में हो, और वो एक कांग्रेस के मुस्लिम को वोट करके लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंचा दे। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ये रिजर्वेशन में पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल इन रिजर्वेशन, क्योंकि सब वोट कर रहे हैं, मुस्लिम्स भी और नॉन मुस्लिम्स भी। जीतेगा तब भी मुस्लिम ही, लेकिन वो मुस्लिम कांग्रेस का होगा, मुस्लिम लीग का नहीं। यहीं पर अगर हम इस केस को उलट दें और ये बोले कि मुस्लिम खड़ा चाहे जिसका हो, कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, कोई भी मुसलमान इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन वोट सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे। और जब हम ये करते हैं कि वोट सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो कोर मुस्लिम है, जिसको ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग ही उनके इंटरेस्ट सर्व कर सकती है, कांग्रेस नहीं, वो कभी भी कांग्रेस के मुस्लिम को वोट नहीं करेंगे। दे विल ऑलवेज वोट फॉर अ मुस्लिम हु बिलोंग्स टू मुस्लिम लीग। तो
जो सीट मिलेगी वो मुस्लिम लीग को मिलेगी, क्योंकि एक मुस्लिम कांग्रेस के मुस्लिम को वोट नहीं करेगा, एक नॉन मुस्लिम कांग्रेस के मुस्लिम को वोट कर सकता है। सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन में सिर्फ इतना ही अंतर आता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट में कभी भी कांग्रेस का मुस्लिम नहीं जीत पाएगा, जबकि रिजर्वेशन में कांग्रेस का मुस्लिम जीत सकता है क्योंकि सब वोट करेंगे। सो इट वाज नॉट अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, ये मुस्लिम्स के इंटरेस्ट या मुस्लिम के रिजर्वेशन का मामला नहीं था, क्योंकि मुस्लिम्स को रिजर्वेशन तो रिजर्वेशन में भी मिल जाता, अल्टीमेटली तो हाउस में मुस्लिम चुन के जाते। क्या फर्क पड़ता है वो मुस्लिम कांग्रेस का है या फिर मुस्लिम लीग का है, क्या फर्क पड़ता है, मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन मिलना है और वो मिल गया। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के वेलफेयर में नहीं था, इट वॉज इन द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग के वेलफेयर में था, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ ये इंश्योर नहीं करता था कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, बल्कि ये इंश्योर करता था कि उस मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा जो मुस्लिम लीग का है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट एक पॉलिटिकल मूव था, ये एक पॉलिटिकल मूव था, ताकि कांग्रेस का मुसलमान इलेक्शन ना जीते बल्कि मुस्लिम लीग का मुसलमान इलेक्शन जीते। ठीक है, अब आपको ब्रिटिशर्स की चाल समझ में आ गई होगी कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा करके कांग्रेस को मुस्लिम लीग से बिल्कुल अलग कर दिया और इंडिया की सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। यह पोर्ट्रे किया कि मुस्लिम्स का इंटरेस्ट केवल मुस्लिम लीग सर्व कर सकती है, कांग्रेस नहीं। ठीक है, दूसरा, आपको मुस्लिम लीग का जो इंटेंशन है वो भी क्लियर हो गया, व्हाई दे वर ऑब्सेस्ड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट एंड नॉट फॉर द रिजर्वेशन। वो रिजर्वेशन को लेकर ऑब्सेस नहीं थे, वो ऑब्सेस थे किसको लेकर, सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर। वो इस बात को लेकर ज्यादा ऑब्सेस थे कि नहीं हमें सीट चाहिए। ये अंतर था सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन में। मुझे उम्मीद है कि मैं समझा पाया हूं कि दोनों के बीच का अंतर क्या था, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो कभी भी आपको ये टेक्निकलिटी नहीं समझ में आएगी। तो ये तो कम्युनल लाइंस पर इंडिया को डिवाइड किया गया 1909 के इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, और यही कारण था कि मिंटो को फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में ये इनकी एक अटमोस्ट लिमिट थी जहां पर ये गए। ये कहा गया पहली बार कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को एंट्री दी जाएगी, और पहले इंडियन सत्येंद्र सिन्हा बनी जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में मेंबर बने। इसके अलावा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स की संख्या 16 थी उसे बढ़ा के 60 किया गया। हालांकि उसके बावजूद प्रोविंसेस में तो देखो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कहीं पे लोग ज्यादा कहीं पे कम थे, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नंबर्स थे वो 16 से बढ़ा के 60 कर दिए गए। लेकिन जब ये मेंबर्स की संख्या 16 से बढ़ा के 60 की गई है, 16 से बढ़ा के 60 की गई है, उसके बावजूद यहां पे जो इलेक्टेड मेंबर्स थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनकी मेजॉरिटी को मेंटेन रखा गया है। जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या केवल बढ़ाई गई है, मेजॉरिटी किसकी मेंटेन की गई मैं बता रहा हूं। इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या आपको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ज्यादा मिलेगी और स्टेट के या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ज्यादा मिलेगी। फिर भी आप देखिए, जो प्रोविंशियल काउंसिल थी, जो राज्यों में थी, वहां पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को इंट्रोड्यूस किया गया। नॉन ऑफिशियल, हम चाहते हैं नॉन ऑफिशियल, मतलब प्रोविंसेस में अगर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को इंट्रोड्यूस किया गया, अच्छी बात है। ठीक है, जो नॉन ऑफिशियल थे उसके बावजूद कुछ नॉमिनेट होते थे, मतलब सारे नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड नहीं थे, बल्कि नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट भी हो रहे थे। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो नॉन इलेक्टेड मेजोरिटी मेंटेन रही। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं इलेक्टेड मेजोरिटी हो, लेकिन प्रोविंसेस में इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या तो बढ़ाई गई लेकिन नॉन इलेक्टेड मेजोरिटी मेंटेन रही। अब आपको इन सब बातों का कम से कम मतलब समझ में आ रहा होगा। शुरू में मैंने वो बातें एक्सप्लेन नहीं की होती तो शायद इस बात का मतलब भी समझ में ना आता। सुमित सरकार बताते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये ग्राफ समझिए, टोटल मेंबर्स की संख्या 69 की गई, जहां पे 37 ऑफिशियल मेंबर थे और 32 नॉन ऑफिशियल। मतलब मेजॉरिटी किसकी है, ऑफिशियल मेजॉरिटी है। क्या हम ये चाहते हैं, हम नहीं चाहते। तो क्या 1909 के एक्ट से हम खुश होंगे, बिल्कुल खुश नहीं होंगे, हमें तो दिक्कत ही होगी ना। अब 32 नॉन ऑफिशियल थे, हमने सोचा चलो ठीक है 32 नॉन ऑफिशियल है, कम से कम ये हमारी बात सुनेंगे। लेकिन नहीं, 32 जो नॉन ऑफिशियल हैं उसमें 27 इलेक्टेड हैं और 5 नॉमिनेटेड हैं। मतलब वो नॉन ऑफिशियल जो नॉमिनेटेड हैं वो तो हमारी बात नहीं सुनने वाले। मतलब यहां पे 37 ऑफिशियल हमारी बात नहीं सुनेंगे, यहां पे जो 5 नॉमिनेटेड हैं ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, ये जो 27 इलेक्ट हो रहे हैं कम से कम ये तो हमारी बात सुनेंगे। लेकिन ये जो 27 इलेक्ट हो रहे थे
यहां पर भी सीट्स को डिवाइड कर दिया गया था। जैसे 8 सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दी गई। अब ये सभी की बात तो नहीं सुनने वाले। 4 सीट्स ब्रिटिश कैपिटलिस्ट लोगों के लिए है, ये भी हमारी बात नहीं सुनने वाले। 2 सीट्स लैंडलॉर्ड्स के लिए है, ये हमेशा से ब्रिटिशर्स के लॉयल हुआ करते थे, तो ये भी हमारी बात नहीं सुनने वाले। कुल मिला के 13 जनरल इलेक्टोरेट की सीट थी आउट ऑफ 69 जो इंडियंस की बात सुन सकते थे। मतलब 1909 का जो एक्ट था ये सिर्फ एक दिखावा था, कि हमारे सामने एक दिखावा लाया गया कि वो इंडियंस के इंटरेस्ट में कुछ कर रहे हैं, बट एक्चुअली उन्होंने कुछ किया नहीं था। मेंबर्स के पास अब ये राइट हो गया कि वो बजट को डिस्कस कर सकते थे, पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे को, और कोई रेजोल्यूशन मूव कर सकते थे। ऑल्दो जैसे कि पहले उन्हें क्वेश्चन पूछने का राइट था बट नॉट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, 1909 के एक्ट में उन्हें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का राइट दिया गया। आपने कोई सवाल पूछा, सामने वाले पर्सन ने जवाब दिया, आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं हो, यू कैन हैव अ काउंटर क्वेश्चन, आप काउंटर क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। इंडियंस जो हैं उनको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार मेंबरशिप दी गई। तो ये तो पूरा 1909 का एक्ट रहा जो मैंने ब्रीफली आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। 1919 के एक्ट से कोई सवाल आता है, आई विल एक्सपेक्ट कि आप कर लोगे। चलिए इवेल्युएट करते हैं 1909 के इस एक्ट को। 1909 के इस एक्ट का अगर हम इवेल्युएशन करें तो हमें पता चलता है कि इसने इंडियंस की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन ड्रॉ नहीं किया। हम चाहते थे सेल्फ गवर्नमेंट, और सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में यहां पे कुछ भी नहीं कहा गया था। इनफैक्ट लॉर्ड मॉर्लन ने तो साफ ये बोल दिया कि इंडियंस का जो पॉलिटिकल सेटअप है वो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। इंडियंस आर नॉट सूटेबल फॉर दिस सेल्फ गवर्नमेंट। हम सूटेबल ही नहीं थे सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे उन्होंने इंडिया को फर्दर और डिवाइड किया। ये इंटेंडेड थे हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करने के लिए बाय द मींस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इन्होंने मॉडरेट्स को अपीज करके उन्हें एक्सट्रीमिस्ट से दूर करने की कोशिश की। तो 1909 का जो एक्ट था इसने इंडियंस की प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ड्रॉ नहीं किया, रादर इंडियंस को बस डिवाइड करने का काम किया। इसके अलावा जो ऑफिशियल्स और मुस्लिम लीडर्स थे वो हमेशा ये बात करते थे मुस्लिम लीग के कि वो पूरे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट सच्चाई तो ये थी कि मुस्लिम लीग भी मुट्ठी भर जो अमीर और अपर क्लास के मुस्लिम्स थे उनको ही रिप्रेजेंट करती थी। जो लोअर स्टेटा में मुसलमान था उसमें और लोअर स्टेटा में रहने वाले हिंदू में कोई फर्क नहीं था। उनकी प्रॉब्लम सेम थी, उनकी प्रॉब्लम्स ना सुनने वाला भी जो लोग थे वो सुनते नहीं थे, उनके लिए सब बराबर था। दे हैड नथिंग डिफरेंट, उनके लिए कुछ भी अलग नहीं था। नाउ इवैल्यूएशन करते हैं तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म का सबसे बड़ा सिस्टम होता है कि वहां पे जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। इंडिया में जो पार्लियामेंट्री मॉडल ऑप्ट किया गया था उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। गवर्नर जनरल भगवान था, वो जो चाहे कर सकता था, कि कहीं पर भी कोई भी वीटो लगा सकता था। तो गवर्नर जनरल की पावर इतनी ज्यादा थी कि ये पार्लियामेंट्री मॉडल रिस्पॉन्सिबल नहीं था। गोखले जी कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर पाए थे, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन की और जो रिप्रेसिव पॉलिसीज थी उनको अटैक किया। इंडेंजर्ड लेबर, जो भारत से मजदूर दूसरे जगहों पर काम करने के लिए लेकर जाए जाते थे, उनके इंटरेस्ट में काम करने की कोशिश की। गोखले जी थे जो थोड़े बहुत प्रयास कर पाए थे कि इंडिया में जो कुछ भी लोग हैं उनकी सिचुएशन बेटर हो। 1909 का जो ये पूरा रिफॉर्म था ये मेयरली एक शैडो था, ना कि सब्सटेंस। इट वाज जस्ट अ शैडो नॉट सब्सटेंस। इसमें सब्सटेंस में हमारे लिए कुछ भी नहीं था। 1909 के इस एक्ट का हमने एक इवैल्यूएशन किया। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट नाम से समझ में आ रहा है ये स्वराज जैसा ही कुछ है। इट्स सिमिलर टू स्वराज। स्वराज को ही आप होम रूल कह सकते हो, जहां पर एक मॉडल ऐसा था कि जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम संभालें और जो एक्सटर्नली मामले हैं उसे ब्रिटिशर्स होल्ड कर लें। कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस वो देख लें, बाकी हम देख लें। फाइनेंस में भी कुछ डिवीजन हो जाए। ये एक मॉडल था होम रूल का। होम रूल आयरलैंड को दिया गया था। एनी बेसेंट जी चाहती थी कि जैसा होम रूल आयरलैंड को दिया गया है वैसा ही होम रूल इंडिया को मिले, और इसीलिए होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हुई। होम रूल मूवमेंट की शुरुआत क्यों होती है आइए देखते हैं। होम रूल मूवमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिस्पॉन्स में इंडिया में शुरू किया गया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो यहां पर जो इंडिया है, इंडिया में एक मूवमेंट शुरू हुआ कि इंडिया के लोगों को सेल्फ रूल दिया जाए। दो लीडर्स दो होम रूल स्टैब्लिश करते हैं इंडिया में, एनी बेसेंट और तिलक जी। लेकिन ये होम रूल कैसा था इसे समझने की जरूरत है, और इसके पीछे क्या रीजंस थे कि होम रूल की शुरुआत होती है।
मॉडरेट्स बहुत लंबे समय से लगे हुए थे, लेकिन उन्हें मिला क्या? कुछ भी नहीं। जो उन्हें मिला दैट वॉज नॉट सफिशियंट, दैट वॉज नॉट सफिशियंट। 1909 का एक्ट, वो एक्ट बेकार था, उसमें कुछ था ही नहीं। और वो हमने देखा कि उसमें क्या था। हमारी बात सुनने वाला 1909 के एक्ट में कोई भी नहीं था। जब युद्ध शुरू हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडिया को यूनिलैटरली इस वॉर का पार्ट बना दिया गया। ब्रिटिशर्स ने कहा भारत भी उनके साथ लड़ाई लड़ रहा है। ब्रिटेन की एंट्री की बात तो वर्ल्ड वॉर बना था, क्योंकि ब्रिटेन के पास इतनी कॉलोनीज थी, जब वो वॉर में घुसता था तो पूरी कॉलोनी लेके घुस जाता था, तब लगता था दुनिया लड़ाई लड़ रही है। इंडिया को इस वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया गया। ना केवल इंडिया से सोल्जर्स इस वॉर में लड़ने के लिए जा रहे थे, बल्कि इंडिया का अनाज, इंडिया के रिसोर्सेस डाइवर्ट किए जा रहे थे इन सोल्जर्स के लिए। यहां पर चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और लोग परेशान थे। लोग चाहते थे कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारी सिचुएशन बेटर हो। पैरेलली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में जो इंपीरियल इंटेंशंस थे वो एक्सपोज हो गए। एक और ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे एक साथ मिलकर। दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गारिया, टर्की, ये लड़ रहे थे। ये सारे कॉलोनियल पावर्स थे और ये एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे थे एज द पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। ये बताते थे कि तुमने अपनी कॉलोनी में क्या किया, वहां इतने सारे लोगों को मार दिया, तुमने अपनी कॉलोनी में क्या किया, तुमने वहां इतने सारे लोगों का पैसा लूटा। तो ये एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे थे। तब समझ में आ रहा था, अच्छा जो इंडिया में चल रहा है वही हर जगह चल रहा है। इससे लोगों के मन में जो एक भ्रम था कि ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में अच्छा है, वो टूट गया। तो हमें लगा कि हमारे लिए हमारा अपना रूल होना चाहिए। तिलक और एनी बेसेंट अब तैयार थे। तिलक जी जेल से छूट के आ गए थे। एनी बेसेंट जी, जो कि एक ब्रिटिश थियोसॉफिस्ट थी, जो इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी से कनेक्ट हुई, वो रेडी थी इंडिया में लीडरशिप अज्यूम करने के लिए। दूसरा, ये समय था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इस समय में आप कोई बहुत बड़ा मास मूवमेंट नहीं चला सकते, क्योंकि सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। वो युद्ध लड़ रहे हैं, वो किसी भी प्रकार का कोई मास मूवमेंट अपनी कॉलोनी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सीधा टैंक्स और गोलियां चलाएंगे और ऐसे मास मूवमेंट को कुचल देंगे। मतलब आप बहुत बड़ा एग्रेसिव मास मूवमेंट इंडिया में नहीं चला सकते थे। मतलब आपको कोई ना कोई पीसफुल मैकेनिज्म ऑप्ट करना पड़ता। और वो पीसफुल मैकेनिज्म क्या हो सकता था? वो पीसफुल मैकेनिज्म था इन द फॉर्म ऑफ होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट के फॉर्म में ये पीसफुल मूवमेंट है वो अराइज होता है। अब समझिए, तिलक और बेसेंट दोनों ही लोगों ने रियलाइज किया कि मॉडरेट डोमिनेटेड कांग्रेस को एक्सट्रीमिस्ट का कोऑपरेशन चाहिए, तभी उन्हें कुछ ढंग का मिलेगा, नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। 1914 में एनी बेसेंट जी ने कोशिश की, तिलक जी को लेकर गई, वो मुलाकात करवाई उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स से और बोला कि आप लोग आपस में मिल जाइए। इस फूट ने आपको कमजोर किया है। लेकिन कांग्रेस में कुछ लीडर्स अभी भी थे, इंक्लूडिंग गोखले जी, जो इस बात पर अड़े हुए थे कि वो एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस में एंट्री नहीं देंगे। मतलब 1914 में जो एफर्ट किया गया कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट के लोगों को एक साथ मिलाने का, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। 1915 में एनी बेसेंट जी ने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड के लिए एक कैंपेन शुरू किया। उन्होंने कैंपेन जो अपना स्टार्ट किया वो अपनी दो राइटिंग्स के थ्रू किया, दो न्यूज़पेपर्स के थ्रू किया, जिसमें से एक था न्यू इंडिया और दूसरे का नाम था कॉमनवेल्थ। आई रिक्वेस्ट यू टू रिमेंबर दीज टू नेम्स एसोसिएटेड विद एनी बेसेंट। मैं चाहता हूं कि एनी बेसेंट जी से जुड़े हुए ये दो नाम आप अपने दिमाग में रखें। एनी बेसेंट जी के दो न्यूज़पेपर थे, एक का नाम था न्यू इंडिया और दूसरे का नाम था कॉमनवेल्थ। सीधा क्वेश्चन आएगा मैच करने को और आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू एनी बेसेंट जी अपनी डिमांड्स रेज कर रही थी। 1915 में कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ। 1915 में जब कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ तो एक बार फिर से एनी बेसेंट जी और तिलक जी बातचीत करते हैं मॉडरेट्स के साथ कि क्यों ना मॉडरेट्स के साथ एक्सट्रीमिस्ट को एंट्री दी जाए। पिछली बार तो कुछ खास बात नहीं बन पाई थी, लेकिन इस बार थोड़ी बात बनी। कारण यह था कि गोपाल कृष्ण गोखले जी अब नहीं रहे थे और अब जो मॉडरेट खेमा था वो उतना एग्रेसिव नहीं था। किसको लेकर? एक्सट्रीमिस्ट को लेकर। इस बात को डिसाइड किया गया कि कांग्रेस में जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हैं इन्हें 1916 के लखनऊ सेशन में मर्ज कर दिया जाएगा। तो एनी बेसेंट जी को 1915 के इस सेशन में थोड़ी सक्सेस मिली। ये डिसाइड कर लिया गया कि कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट को एंट्री मिल जाएगी, लेकिन 16 में मिलेगी, 15 में नहीं मिलेगी। तो 14 में और 15 में एनी बेसेंट जी ने प्रयास किया कि एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस में एंट्री मिले। खैर, एनी बेसेंट जी ने इतना तो तय कर लिया कि एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस में एंट्री मिलेगी, लेकिन क्या कांग्रेस से एनी बेसेंट को भी कुछ मिलने वाला था? वो इसके लिए भी प्रयास कर रही थी। बेसेंट जी ने कांग्रेस से कहा कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया सी स्कीम है, बहुत बढ़िया सा प्लान है। कांग्रेस ने बोला क्या? बोले होम रूल लीग स्टैब्लिश करते हैं।
हम लोग एक होम रूल मूवमेंट चलाते हैं और कांग्रेस एक बहुत बड़ी संस्था है। अगर इतना बेहतरीन प्लान कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से लॉन्च होगा तो अंग्रेजों के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। दे विल हैव टू गिव होम रूल, उन्हें होम रूल देना पड़ जाएगा इंडिया को। कांग्रेस को बढ़िया ऑफर दिया था इन्हीं बेसेंट जी ने। कांग्रेस कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। कांग्रेस कह रही थी हम सोचेंगे, आपका प्लान ठीक है लेकिन हम सोचेंगे। एनी बेसेंट जी बहुत ईगर थी कि उनका होम रूल मूवमेंट कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका होम रूल मूवमेंट अगर कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से लॉन्च होगा तो उसका साइज बड़ा होगा, उसका इन्फ्लुएंस बड़ा होगा। कांग्रेस की लेजिटिमेसी है, अगर कांग्रेस होम रूल लॉन्च करेगी तो ज्यादा ताकतवर बनेगा होम रूल मूवमेंट। लेकिन कांग्रेस रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। एनी बेसेंट जी ने परेशान होकर उन्हें एक टाइम लिमिट तक दे दी। एनी बेसेंट जी ने बोला देखिए हम आपसे बहुत लंबे टाइम से बोल रहे हैं कि आप होम रूल लीग स्टैब्लिश करिए विद इन कांग्रेस। अगर आप नहीं करेंगे तो हम अपनी इंडिपेंडेंट होम रूल लीग स्टैब्लिश करेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट मूवमेंट चलाएंगे। और तब मुंह मत बनाइएगा कि आप कांग्रेस के बाहर इतना बड़ा मूवमेंट क्यों चला रही हैं। कांग्रेस ने इस पे भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। मतलब कांग्रेस एनी बेसेंट जी को भाव देने को तैयार ही नहीं थी। वो एनी बेसेंट जी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। उनको ना तो उनके प्लान में कोई दम लग रहा था और ना ही उनकी पर्सनालिटी में। वो यही बोल रहे थे कि अभी ब्रिटिशर्स गुस्से में हैं, वॉर लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं करना। उनके खिलाफ कुछ भी करोगे वो टैंक्स और गन्स लेकर आएंगे, हमें कुछ नहीं करना। मॉडरेट शांत बैठे हुए थे। एनी बेसेंट जी उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी होम रूल मूवमेंट चला लेते हैं, लेकिन वो एनी बेसेंट जी की बात सुनने को राजी नहीं थे। एनी बेसेंट जी परेशान हो गए। उनको लगा कि ये कांग्रेस वाले मेरी इंपॉर्टेंस समझ नहीं रहे हैं और ना ही वो लोग एनी बेसेंट जी को रेस्पेक्ट ही, मतलब उस सेंस में इंपॉर्टेंस ही दे रहे थे। रेस्पेक्ट तो नहीं बोल सकते, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। तो तिलक और एनी बेसेंट जी ने फैसला किया कि वो लोग अपनी लीग खुद ही स्टैब्लिश करेंगे। मतलब इन दोनों लोगों ने प्लान बनाया कि होम रूल मूवमेंट ये लोग खुद ही चलाएंगे। तो तिलक जी ने कहा बहुत बढ़िया प्लान बनाया आपने, चलिए मिलके चलाते हैं। बोले ना ना ना, आपके साथ मिलके नहीं भाई। तिलक जी से बोले नहीं नहीं आपके साथ नहीं। बोले एक जेल वेल आके आया इंसान, इसके साथ बात बने ना बने। एनी बेसेंट जी ने कहा ठीक है, हमारी आपकी सोच मिलती है, जो हम करना चाहते हो आप भी करना चाहते हो वो ठीक है, लेकिन आपका काम करने का तरीका अलग है, मेरा अलग है। आप कुछ भी बोलते हो, कभी भी जेल जाते हो, कभी भी आते हो। तिलक जी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही था, जेल में उनका आना जाना लगा रहता था। तो एनी बेसेंट जी ने कहा नहीं नहीं, आप अपना देखो हम अपना देखेंगे। बोले फिर? बोले आप अपनी होम रूल लीग बनाओ, हम अपनी बनाते हैं। तो बोले ये क्या बात हुई, एक ही काम दो लोग क्यों करेंगे? तो एनी बेसेंट जी ने कहा चलो एरिया डिवाइड कर लेते हैं, कुछ हिस्से में आप बना लो, कुछ हिस्से में हम बना लेते हैं। तिलक जी ने कहा हमको ज़्यादा एरिया मत देना, हम ज़्यादा संभाल नहीं पाएंगे। बोली हम आपको थोड़ा एरिया देंगे, बाकी हम पूरा इंडिया देख लेंगे। इस तरीके से तिलक जी और एनी बेसेंट जी के बीच में डिवीजन हो गया कि वो भारत के अलग अलग हिस्सों को डिवाइड कर लेंगे और वहां पर अपनी अपनी होम रूल लीग स्टैब्लिश करेंगे। तिलक जी ने कहा कि हमको अपने साथ आपने होम रूल लीग स्टैब्लिश करने नहीं दिया, देखो हम आपसे स्पीड में काम करके दिखाएंगे। एनी बेसेंट जी तैयारी कर रही थी। तब तक तिलक जी अप्रैल 1916 में अपनी होम रूल लीग स्टैब्लिश कर देते हैं। इनकी जो होम रूल लीग थी वो पूरे महाराष्ट्र में थी, कर्नाटका में थी और सेंट्रल प्रोविंस में थी और बिरार में थी। 4 लोकेशंस थी जहां मिला हिस्सा तिलक जी को होम रूल लीग स्टैब्लिश करने का। मतलब कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बिरार। महाराष्ट्र में बोला बॉम्बे छोड़ देना, बॉम्बे हम देख लेंगे। एनी बेसेंट जी बोला बॉम्बे छोड़ देना, तो महाराष्ट्र में बॉम्बे छोड़ दो, बाकी कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बिरार आप कवर कर लो। तो तिलक जी को चूंकि कम एरिया में अपनी ब्रांचेस खोलनी थी, तो तिलक जी ने लगभग अपनी 20 ब्रांचेस खोली। इनफैक्ट 6 ब्रांचेस खोली, बाद में उनको एक्सपेंड किया धीमे धीमे। उन्होंने 6 ब्रांचेस खोली और उन्होंने 3 डिमांड्स रेज की। तीनों डिमांड ध्यान से समझना। एक तो होम रूल का ऑब्जेक्टिव है स्वराज चाहिए, दूसरा लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का फॉर्मेशन हो, और तीसरा वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाए। वर्नाकुलर का मतलब लोकल लैंग्वेज में। जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात आती है, कभी आप क्वेश्चन लिंग्विस्टिक स्टेट का एड्रेस करो तो इस बात को मेंशन करना कि जब तिलक जी ने होम रूल लीग स्टैब्लिश किया था तो उनकी एक डिमांड थी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने, और बाद में जब देश आजाद हुआ तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाने पर बड़ा विवाद हुआ। बोल रहे थे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, विवाद तो हुआ, खैर जो हुआ सो हुआ। बट यहां पर आप देखो कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने की बात कौन कर रहा है? तिलक जी कर रहे हैं।
तो तिलक जी ने कम एरिया में 6 ब्रांच खोली और अपना होम रूल लीग शुरू कर दिया। एनी बेसेंट जी को पूरा इंडिया कवर करना था, तो टाइम तो लगेगा ना, ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। एनी बेसेंट जी ने फाइनली अपनी लीग को सितंबर 1916 में स्टैब्लिश किया, यानी कि तिलक जी की लीग पहले स्टैब्लिश हो गई थी और एनी बेसेंट जी की बाद में स्टैब्लिश हुई। एनी बेसेंट जी की जो लीग स्टैब्लिश हुई वो पूरे इंडिया को कवर करती थी, वो हिस्सा छोड़कर जो तिलक जी ने कवर किया था, और बॉम्बे सिटी को उन्होंने कवर कर लिया था। मतलब तिलक जी ने जो हिस्सा कवर किया था उसे छोड़ के बाकी सारा हिस्सा भारत का किसने कवर कर लिया? एनी बेसेंट जी ने। एनी बेसेंट जी ने बाकी का सारा हिस्सा कवर कर लिया। 200 ब्रांचेस खोली गई पूरे देश में। जितना टाइटली ऑर्गेनाइज्ड तिलक जी का होम रूल लीग था, उतना टाइटली ऑर्गेनाइज्ड एनी बेसेंट जी का लीग नहीं था। कारण एकदम साफ है, तिलक जी ने छोटे एरिया में खोला था और एनी बेसेंट जी का जो एरिया था बहुत बड़ा था, उनका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा था। ठीक है, तो तिलक जी की जो लीग थी उसके कंपैरिजन में इनकी लीग थोड़ी लूजली ऑर्गेनाइज्ड थी और इनके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे जॉर्ज अरुणडेल, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। अरुणडेल जी के अलावा BW वाडिया और CP रामास्वामी अय्यर कुछ और इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने ये पूरा जो सिनेरियो है उसे मैनेज किया और एनी बेसेंट जी के होम रूल लीग को स्टैब्लिश किया, इनके होम रूल लीग को स्टैब्लिश किया। थोड़ी सी बात करते हैं एनी बेसेंट जी के बारे में। एनी बेसेंट जी एक ब्रिटिश सिटीजन थी जो 1893 में इंडिया आई। उन्होंने खुद कहा था कि उनका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव यह है कि इंडिया के लोगों को उनकी पास्ट ग्लोरी वापस दिलाई जाए। उन्होंने इंडियन होम रूल लीग को तिलक जी के साथ मिलकर स्टैब्लिश किया 1916 में। उन्हें 1917 में INC का प्रेसिडेंट बनाया गया। कहानी बड़ी इनोवेटिव है, समझेंगे। एनी बेसेंट जी की मौत 1933 में होती है। उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी में स्टैब्लिश करने में मदद की। इसके अलावा नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड मुंबई में स्टैब्लिश करने में भी उन्होंने मदद दी। हैदराबाद नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड। 1907 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट बनी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट ये तब तक रही जब तक कि इनकी मौत नहीं हुई। शी वॉज अ लॉन्ग स्टैंडिंग लीडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव इंडिया की पास्ट ग्लोरी को रिवाइव करना था। एनी बेसेंट जी का काम कैसे चलता है? लीग ने अपना कैंपेन शुरू किया कि कॉमन मैन तक, मासेस तक, लोगों तक बात पहुंचाई जाए सेल्फ गवर्नमेंट की, कि आपको सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, आप अपना गवर्नेंस खुद ही चलाएंगे। इसको लेकर बात की जाने लगी। धीमे धीमे करके होम रूल एजिटेशन अपना बड़ा रूप लेने लगा और कई सारे लीडर्स ने होम रूल मूवमेंट को ज्वाइन करना शुरू किया। होम रूल मूवमेंट इंडिया के बहुत बड़े लीडर्स को ओरिजिनेट करने वाली बॉडी बन गई। भारत के बहुत बड़े बड़े नेता पैदा किए हैं होम रूल मूवमेंट ने। होम रूल मूवमेंट को आप हल्के में नहीं ले सकते। होम रूल मूवमेंट उतना हाइप नहीं है इंडियन हिस्ट्री में जितना ये सिग्निफिकेंट था, जितना ये इंपैक्टफुल था। जैसे गदर मूवमेंट एंड ऑल को बहुत ग्लोरीफाई किया गया। गदर मूवमेंट हालांकि फेल हो गया था, लेकिन गदर मूवमेंट को हम खूब हाइप देते हैं, खूब उसे ग्लोरीफाई भी करते हैं। उतना ग्लोरीफाई हम कभी भी होम रूल मूवमेंट को नहीं करते। लेकिन होम रूल मूवमेंट का जो इंपैक्ट था इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, जो इंपैक्ट था ब्रिटिशर्स के ऊपर, जो प्रेशर होम रूल मूवमेंट ने एग्जर्ट किया, वो मार्वेलस था, वो बेहतरीन था। मतलब इंपैक्ट में बहुत भारी था होम रूल मूवमेंट, क्योंकि इसने वो तरीका ऑप्ट किया था जिससे अंग्रेज परेशान हो रहे थे। गदर मूवमेंट वगैरह तो वायलेंट थे, उनको तो यू क्रश कर दिया ब्रिटिशर्स ने, लेकिन होम रूल मूवमेंट उनसे हैंडल नहीं हो रहा था। एक एक करके बड़े बड़े लीडर्स होम रूल मूवमेंट से जुड़ते जा रहे थे, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय। ये वो बड़े नाम हैं जो इंडियन हिस्ट्री में आपने सुने हैं और ये सभी बड़े नाम होम रूल मूवमेंट से जुड़े हुए थे। इस चैप्टर को आप इग्नोर भी कैसे कर सकते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट मूवमेंट था ये। कुछ लीडर्स ने लोकल ब्रांचेस को हेड भी किया। कांग्रेस के वो मॉडरेट लीडर जो कांग्रेस से परेशान थे, क्योंकि कांग्रेस कुछ कर ही नहीं रही थी। कांग्रेस ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठी थी, हिल ही नहीं रही थी। एनी बेसेंट जी ने कितनी रिक्वेस्ट की थी कांग्रेस से कि होम रूल एजिटेशन कांग्रेस से शुरू कर देते हैं, कांग्रेस मानी नहीं थी इस बात पे। कांग्रेस के लीडर्स को लग रहा था ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, और कांग्रेस के बाहर कोई एक महिला है जो इतना एग्रेसिवली काम कर रही है इंडिया को होम रूल दिलवाने के लिए। तो कांग्रेस के कई सारे मॉडरेट लीडर एक एक करके होम रूल मूवमेंट को ज्वाइन करने लग गए। कांग्रेस की पॉपुलैरिटी गिरने लग गई। एनी बेसेंट का होम रूल लीग ऊपर जाने लग गया। कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस को लग रहा था एक साधारण सी महिला है, कर क्या लेंगी। उन्हें नहीं उम्मीद थी कि एनी बेसेंट पैन इंडिया लेवल का इतना बड़ा मूवमेंट क्रिएट कर सकती हैं। उन्हें इस बात की जरा सी उम्मीद नहीं थी, लेकिन एनी बेसेंट पॉपुलर हो रही थी। होम रूल मूवमेंट तेजी पकड़ रहा था।
कांग्रेस और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो गोखले जी की थी, इनके मेंबर्स इनके ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ छोड़ के होम रूल लीग ज्वाइन करने लग गए। अब कांग्रेस भी परेशान थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी परेशान थी, क्योंकि इनके लीडर्स इनको छोड़ रहे थे, बिकॉज ये हाथ पे हाथ रख के बैठे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। और वहां कोई एक महिला थी, एनी बेसेंट, वो ये काम बहुत एग्रेसिवली कर रही थी। कुछ एंग्लो इंडियंस, मुस्लिम्स और साउथ के नॉन ब्राह्मण्स, उन्होंने होम रूल मूवमेंट को पसंद नहीं किया। उन्हें ऐसा लगता था कि जो होम रूल मूवमेंट है, दिस इज अ मूवमेंट ऑफ द अपर क्लास पर्सन। उनके लिए होम रूल मूवमेंट में अगर होम रूल मिलेगा तो किसको मिलेगा? हिंदूज को मिलेगा। मुस्लिम्स को लगता था हिंदूज को मिलेगा, जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको लगता था अपर कास्ट के लोगों को मिलेगा। सो दे वर नॉट फेवरिंग होम रूल मूवमेंट। वो होम रूल मूवमेंट को फेवर नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट ने भी जो अपना एटीट्यूड दिखाया, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दे वर नॉट रेडी टू बियर एनीथिंग। सरकार का एटीट्यूड बहुत रिप्रेसिव था, स्पेशली मद्रास में। वहां स्टूडेंट्स को प्रोहिबिट कर दिया गया पब्लिक मीटिंग्स को ज्वाइन करने को लेकर, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तिलक जी के अगेंस्ट में केस चार्ज कर दिया गया और तिलक जी से बोला गया कि पंजाब और दिल्ली में दिख मत जाना, उधर तो आना भी मत। एनी बेसेंट जी को 1917 में और उनके एसोसिएट जैसे कि बीपी वाडिया, जॉर्ज अरुंडेल, इन सभी लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे ही एनी बेसेंट जी की गिरफ्तारी हुई, प्रोटेस्ट तेज हो गए। जितने भी लोग थे वो अब एनी बेसेंट जी की रिहाई की मांग करने लग गए। लोग सड़कों पे उतर आए। प्रोटेस्ट इस पीक पर गया कि कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी। एनी बेसेंट जी कुछ समय के लिए ही सही नेशनल हीरो थी, क्योंकि लोग उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एक ब्रिटिश ओरिजिन की वुमेन हैं जो इंडियंस के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और ब्रिटिशर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस के कान खड़े हो गए थे। कांग्रेस अब पछता रही थी। कांग्रेस को लग रहा था कि काश ये होम रूल मूवमेंट उन्होंने शुरू किया होता, जिसके लिए उन्हें रिक्वेस्ट किया जा रहा था। लेकिन अब समय बीत चुका था। अब होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट जी अकेले लीड कर रही थी। सर एस सुब्रमण्य अय्यर जी ने नाइटहुड की उपाधि एक ड्रामेटिक जेस्चर में वापस कर दी। जब भी वो किसी को नाइटहुड की उपाधि देते थे तो उसके नाम के आगे सर का टाइटल लग जाता था। तो एस सुब्रमण्य अय्यर जी ने नाइटहुड की उपाधि रिटर्न कर दी। इससे ये मूवमेंट और पेस पकड़ ले गया। अंग्रेज बहुत प्रेशर में आ गए। उन्हें लगा कि बवाल बढ़ेगा। अंग्रेजों ने प्रेशर में आके एनी बेसेंट जी को रिहा कर दिया सितंबर 1917 में। और इन बेसेंट जी को जैसे ही रिहा किया गया, उनकी रिहाई के बाद उनको एक ग्रैंड वेलकम मिला। एनी बेसेंट जी उस समय एक नेशनल हीरो थी और अब कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कांग्रेस को लगा उन्होंने मिस किया चांस, दे मिस्ड। होम रूल मूवमेंट उन्हें चलाना चाहिए था। एनी बेसेंट जी ने उन्हें ऑफर किया था होम रूल मूवमेंट का। कई बार आपके पास कुछ ऑफर्स आते हैं और उन ऑफर्स को टाइम से एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। इफ यू मिस्ड you'll miss a lot, you'll miss a lot। आपको पता होगा कि एक बार पहले आप फीचर फोन यूज करते थे, फिर एक बहुत ही इनोवेटिव एप्लीकेशन बेस तैयार हुआ एंड्रॉइड का। उस समय बहुत पॉपुलर फोन्स हुआ करते थे नोकिया के। एंड्रॉइड ने सबसे पहले अपना एप्लीकेशन ऑफर किया नोकिया को। नोकिया को लगा कि उनके फीचर फोन वैसे ही बहुत पॉपुलर हैं और बिक रहे हैं, तो एंड्रॉइड की क्या जरूरत है। एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसके लिए नोकिया ने मना किया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दूसरा ऑप्शन था सैमसंग का। एंड्रॉइड ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग को बेचा। सैमसंग ने एंड्रॉइड का इस्तेमाल करके नए और एडवांस स्मार्टफोन्स बनाए। शुरुआत में आपको याद होगा एक टॉकिंग टॉम आता था, टॉकिंग कैट होती थी, आप जो बोलो वो रिपीट करती थी। लोग खुश थे उस कैट के साथ खेलकर और उस नए स्मार्टफोन को देखकर। सैमसंग के फोन्स ने नोकिया को पीट दिया। तब नोकिया को महसूस हुआ कि उसके पास एंड्रॉइड होना चाहिए, और तब नोकिया ने एंड्रॉइड को अप्रोच किया और एंड्रॉइड ने मना किया, क्योंकि एंड्रॉइड सबसे पहले नोकिया के पास गया था और अब उसे नोकिया की जरूरत नहीं थी। कई बार कुछ ऑफर्स आपको शुरू में मिलते हैं और आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इफ यू मिस यू विल मिस अ लॉट। यहां पे होम रूल मूवमेंट चलाने का ऑफर एनी बेसेंट जी ने कांग्रेस को दिया था और कांग्रेस ने उसे मिस किया। होम रूल मूवमेंट पीक पे गया। ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ। एनी बेसेंट जी जब जेल से छूट के आई, वो इंडिया में हाईली पॉपुलर थी। कांग्रेस ने अपनी गलती को सुधारा और उन्होंने एनी बेसेंट जी को 1917 के कांग्रेस के सेशन का प्रेसिडेंट बनने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, ये काम हमें करना चाहिए था, हम नहीं कर सके। हम चाहते हैं कि आप 1917 में जो कांग्रेस का सेशन होगा उसे प्रेसाइड करें। एनी बेसेंट जी ने इस ऑनर को एक्सेप्ट किया और इस ऑनर को एक्सेप्ट करते ही एनी बेसेंट जी पहली ऐसी वुमेन बन गई जिन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंसी अवेल की। पहली ऐसी वुमेन, पहली इंडियन वुमेन सरोजनी नायडू जी थी।
लेकिन पहली वुमेन एनी बेसेंट जी थी जिन्होंने 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रेसाइड किया। होम रूल मूवमेंट काफी हद तक प्रेशर क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन फिर धीमे धीमे ये होम रूल मूवमेंट फेड अवे होने लगा, कमजोर पड़ गया। कमजोर पड़ने के पीछे कई सारे कारण थे कि होम रूल मूवमेंट फेड आउट हो गया। सबसे पहला तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो बहुत इफेक्टिव नहीं था, दैट वाज कंपैरेटिवली लूज। होम रूल मूवमेंट वाज वर्किंग ऑन अ लूज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके अलावा कुछ जगहों पर कम्युनल राइट्स शुरू हो गए 1917-18 में, तो जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी वो भी अफेक्ट हुई, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी अफेक्ट हुई। पैरेलली मॉडरेट्स जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन, मतलब कांग्रेस को छोड़कर एनी बेसेंट जी को ज्वाइन किया था, जब एनी बेसेंट जी अरेस्ट हुई तो उन्होंने वापस से मॉडरेट्स को ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। और फिर अंग्रेजों ने रिफॉर्म्स ऑफर कर दिए, उन्होंने कहा कि हम रिफॉर्म करेंगे, आप परेशान मत होइए। वो रिफॉर्म से खुश थे। एक्सट्रीमिस्ट होम रूल मूवमेंट में जो पैसिव रेजिस्टेंस ऑप्ट करना चाहते थे, इस पैसिव रेजिस्टेंस से ब्रिटिशर्स एग्रेसिव हो रहे थे और मॉडरेट्स इस पैसिव रेजिस्टेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए भी ये वीकेन हुआ। फिर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म आ गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया 1918 में, उसमें लगभग वो बातें जो डिमांड की जा रही थी एनी बेसेंट जी के द्वारा उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। दिखावा ही किया गया बट इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। तो एनी बेसेंट जी को लगा कि उनकी जो डिमांड्स थी वो काफी हद तक मान ली गई हैं, तो वो शांत हो गई। तिलक जी के ऊपर केस हो गया और तिलक जी को अपने केस के सिलसिले में अब्रॉड जाना पड़ा सितंबर 1918 में। एनी बेसेंट जी जो रिस्पॉन्स था ब्रिटिशर्स का उसको लेकर संतुष्ट हो गई और इस तरीके से धीमे धीमे होम रूल मूवमेंट फेड अवे हो गया। होम रूल मूवमेंट फेड अवे जरूर हो गया, लेकिन उसने इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इंपैक्टफुल समय क्रिएट किया। एक ऐसा समय जब ब्रिटिशर्स सख्ते में थे, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे और इंडिया में होम रूल के लिए एक मूवमेंट चल रहा था। क्या पॉजिटिव गेन्स हुए हमें इस होम रूल मूवमेंट से? पॉजिटिव गेन्स की बात करें तो सबसे पहले तो जो एम्फेसिस था वो अब एजुकेटेड एलिट से मासेस पर आ गया। इस पूरे प्रोटेस्ट में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पीपल पार्टिसिपेटेड इन इट। पैरेलली जो ऑर्गेनाइजेशनल लिंक था टाउन और कंट्री के बीच में उसे एस्टैब्लिश किया गया, जगह जगह ऑफिसेस खोले गए और इन ऑफिसेस में जो लिंक एस्टैब्लिश हुआ वो बेहतरीन था। पैरेलली इस पूरे मूवमेंट ने नेशनलिस्ट लोगों की एक जनरेशन को डेवलप कर दिया जो देश के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार थे। इसके अलावा लोग अब गांधीयन स्टाइल की पॉलिटिक्स के लिए तैयार हो गए। किसी ने उनको पहले भी मैदान में उतारा था, एनी बेसेंट जी ने, और जब गांधी जी आए बोले चलो प्रोटेस्ट करना है, उन्होंने कहा कौन सी बड़ी बात है, एनी बेसेंट जी ने पहले भी बुलाया था, हम गए थे, चलो फिर से चलते हैं। तो मतलब गांधीयन स्टाइल की जो पॉलिटिक्स थी उसके लिए इस होम रूल मूवमेंट ने लोगों को तैयार किया। अगस्त 1917 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये होम रूल एजिटेशन से इन्फ्लुएंस होकर ही आया था। इतना दबाव बना दिया था एनी बेसेंट जी ने, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने कहा कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। और फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए। कांग्रेस एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट की तरह रिवाइव करने की खुद को कोशिश करती है नेशनलिज्म को प्रोपेगेट करने के लिए, बिकॉज उन्होंने ये चांस मिस किया था। उन्होंने रिवाइव करने के लिए मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के साथ एक अलाइनमेंट तैयार किया। मतलब एनी बेसेंट जी के एफर्ट से ही होम रूल मूवमेंट के दौरान ही एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स इकट्ठा हुए। पैरेलली इस पूरे होम रूल मूवमेंट ने इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक नोशन क्रिएट किया। इसके अलावा होम रूल मूवमेंट ने एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की कि अब नेशनल लेवल पे हमें सेल्फ रूल चाहिए और इसके लिए हमें एग्रेसिवली काम भी करना होगा। अब वही बात करते हैं लखनऊ पैक्ट के बारे में। लखनऊ पैक्ट वो पैक्ट है जहां पर हिंदू और मुस्लिम्स, इन्हें लीड करने वाले दो ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठा हुए। ये क्यों इकट्ठा हुए, ऐसे क्या चेंजेस आ गए थे जिसकी वजह से इन्होंने मन बनाया कि चलो मिलकर कुछ काम करते हैं। आइए समझते हैं डायमेंशंस को। एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस में रीएडमिट होते हैं 1916 में। दैट वाज नॉट लखनऊ पैक्ट, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1916 में लखनऊ में जो कांग्रेस का सेशन हुआ वहाँ पे रीएडमिशन हुआ एक्सट्रीमिस्ट का मॉडरेट्स के साथ।
या फिर रीएडमिशन हुआ एक्सट्रीमिस्ट का इन द कांग्रेस, दैट वाज नॉट लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। हाँ, जो लखनऊ का सेशन था कांग्रेस का, उसमें दो इंपॉर्टेंट काम हुए थे, एक तो एक्सट्रीमिस्ट की एंट्री और दूसरा मुस्लिम लीग के साथ एक बढ़िया सा पैक्ट। ठीक है, जो लखनऊ का सेशन है उसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से मॉडरेट लीडर एसी मजुमदार या अंबिका चरण मजुमदार ने लीड किया। फाइनली एक्सट्रीमिस्ट जिनको लीड किया जा रहा था तिलक जी के द्वारा, उनको कांग्रेस में एंट्री मिली। कई सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। पहले जो कंट्रोवर्सीज हुआ करती थी एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स के बीच में, अब वो रिलेवेंट नहीं रह गई थी। नाउ दीज कंट्रोवर्सीज वर इरेलेवेंट पैरेलली। जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि उनकी स्प्लिट ने कांग्रेस में इनएक्टिविटी को कॉज किया। मैं कहता हूं कि चलो एक्सट्रीमिस्ट तो अलग हो गए, उनको अप्रेस कर दिया गया, उन्हें जेलों में भरा गया। मॉडरेट्स ने कौन सा तीर मारा? मॉडरेट्स ने इन 6-7 सालों में ऐसा कौन सा बड़ा पॉलिटिकल प्रोग्राम चला लिया जिससे इंडिया में उथल पुथल मच गई? ये भी तो शांति बैठे थे। इनको भी इस बात का एहसास हो गया कि एक्सट्रीमिस्ट थे तो कुछ ना कुछ तो होता था, और उनके जाने के बाद कांग्रेस एकदम शांत बैठी है, इसलिए इनको एडमिट करना जरूरी है। एनी बेसेंट और तिलक जी ने बहुत एफर्ट किए कि ये रीयूनियन हो जाए। पहले जो मॉडरेट्स का सस्पेशन था तिलक जी ने उसे भी दूर करने की कोशिश की। तिलक जी ने बोला, देखो हमने अब वो वायलेंस वाला सिस्टम छोड़ दिया है, अब हम प्यार से शांति से कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने डिमांड्स रेज करेंगे होम रूल के थ्रू, हमको एंट्री दे दो। तो मॉडरेट्स को लगा कि चलो तिलक जी में सुधार आ गया है और अब चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा दो मॉडरेट लीडर जो हमेशा से बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं, तल्ख रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स को लेकर, उनकी अब डेथ हो चुकी थी, वो अब नहीं रहे थे, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले जी और फिरोज शाह मेहता जी। ये दोनों ही लोग अगर होते तो एक्सट्रीमिस्ट को कभी भी एंट्री नहीं मिलती, लेकिन अब दोनों लोग नहीं रहे थे तो एक्सट्रीमिस्ट के लिए एंट्री इजी हो गई। तो चलो 1916 के इस सेशन में एक तो बढ़िया काम हो गया कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स इकट्ठा हो गए। एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो लखनऊ के इसी सेशन में हुआ, दैट वाज रीयूनियन ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। इसे रीयूनियन नहीं कहेंगे, यूनियन बोलेंगे, बिकॉज इसके पहले कोई यूनियन हुआ नहीं था। मुस्लिम लीग अब यंगर मिलिटेंट नेशनलिस्ट के थ्रू डोमिनेट की जाती थी। पहले वाले कंजर्वेटिव्स अब डोमिनेंट नहीं रह गए थे। अब जो यंगर नेशनलिस्ट खेमा मुस्लिम लीग को लीड कर रहा था वो वैसे ही नेशनलिस्ट था जैसे कि कांग्रेस के मेंबर्स। वो इंडिया के लिए सेल्फ रूल चाहते थे, वो इंडिया के लिए आज़ादी चाहते थे, उनके अंदर एनर्जी थी, वो इनोवेटिव थे, वो नए प्रोग्राम चलाना चाहते थे, और जो इसके पहले की कंजर्वेटिव जनरेशन थी उससे परेशान थे। तो इस नई यंगर जनरेशन ने कुछ प्लान्स बनाए। कई सारे रीजन्स थे जिसकी वजह से लीग की पोजीशन चेंज हुई। ऐसा क्या हुआ जिसके बाद मुस्लिम लीग में जो यंगर जनरेशन थी उसको ये लगने लगा कि ब्रिटिशर्स का साथ उनके फेवर में नहीं है, जो कन्वेंशनली वो सोचा करते थे, जिसके बेसिस पर उनका पूरा थॉट प्रोसेस सर सैयद अहमद खान ने फ्रेम किया था कि ब्रिटिशर्स का सपोर्ट इज इसेंशियल एंड बेनिफिशियल फॉर यू। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यह महसूस होने लगा कि ब्रिटिशर्स का साथ उन्हें नहीं चाहिए? व्हाट वाज द रीजन? रीजन ये था कि ब्रिटेन ने टर्की, जो उस समय ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था, उसको बाल्कन वॉर में सपोर्ट करने से मना कर दिया। जो फर्स्ट बाल्कन वॉर हुआ उसमें बाल्कन पेनिनसुला के 4 देशों ने टर्की के ऊपर हमला किया, जो उस समय ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। ये जो 4 स्टेट्स थे उसमें एक तो था किंगडम ऑफ सर्बिया, दूसरा था ग्रीस, तीसरा था बल्गारिया और इसके अलावा चौथा था रोमानिया। ये 4 स्टेट्स थे, ये 4 स्टेट्स थे। इसकी जगह पे बल्कि मॉन्टेनिग्रो था, ठीक है, रोमानिया की जगह पे मॉन्टेनिग्रो ये हुआ करता था, ठीक है। मॉन्टेनिग्रो की लोकेशन यहां पर है, तो रोमानिया को हटाइए, मॉन्टेनिग्रो को ऐड करिए। ओके, ये 4 देश थे जो एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया, बल्गारिया और ग्रीस, इन चारों ने मिलकर अटैक किया ऑटोमन एम्पायर के ऊपर। इन चारों ने मिलकर अटैक किया ऑटोमन एम्पायर के ऊपर। ऑटोमन्स ने मदद मांगी ऑस्ट्रिया हंगरी से, लेकिन इस मदद को राजी नहीं हुआ ऑस्ट्रिया हंगरी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इक्वेशन। ब्रिटेन ने प्रेशराइज किया ऑस्ट्रिया हंगरी को कि मदद मत कर रहा, नहीं तो हम भी आएंगे। ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर की मदद नहीं की और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रिया हंगरी को भी ऑटोमन एम्पायर की मदद नहीं करने दी। इस बात को इंश्योर किया कि ऑटोमन एम्पायर हारे।
जब इन 4 बाल्कन कंट्रीज ने मिलकर ऑटोमन टर्की के ऊपर हमला किया और ऑटोमन टर्की हार गया, तो इससे दुनिया भर के मुसलमान बड़े आहत हुए। उनको लगा कि टर्की ऑटोमन में जो लीडर होते थे, खलीफा होते थे, उनको पूरी दुनिया के मुसलमान अपना रिलीजियस हेड मानते थे, पॉलिटिकल हेड मानते थे। उनका हारना उन सब के लिए बुरी बात थी। तो इससे हर जगह मुसलमान निराश हुआ, नाराज हुआ, और इंडिया में भी जो मुस्लिम्स थे वो इस बात को लेकर नाराज हुए। वो चाहते थे कि ब्रिटेन ऑटोमन एम्पायर की मदद करे, लेकिन ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर की मदद नहीं की और ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट बाल्कन वॉर में हार गया। हालांकि सेकंड बाल्कन वॉर में इन लोगों ने पाला बदल दिया था। जो सेकंड बाल्कन वॉर हुआ उसमें सेकंड बाल्कन वॉर बल्गारिया के अगेंस्ट में हुआ था, और इसमें सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, ग्रीस और ऑटोमन एम्पायर साथ में मिलकर लड़े थे। तो चलो सेकंड तो जीता था टर्की इन लोगों के साथ मिलकर बल्गारिया के अगेंस्ट में, बट फर्स्ट बाल्कन वॉर टर्की हार गया था। और इस बात को लेकर इंडिया में भी जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उनमें नाराजगी थी। इसके अलावा जब इटली के साथ उनका वॉरफेयर हुआ 1911 में, तो उसमें भी ब्रिटिशर्स ने साथ नहीं दिया ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर की कभी ब्रिटिशर्स हेल्प करते ही नहीं थे, हमेशा एंटी रहते थे, और इस बात को लेकर बहुत नाराजगी रहती थी हर जगह के मुसलमानों में, इंक्लूडिंग इंडिया। फिर आपको पता होगा कि 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो ईस्टर्न बंगाल और आसाम नाम का एक प्रोविंस बना था जो मुस्लिम मेजॉरिटी था। 1911 में बंगाल के पार्टीशन को एनल कर दिया गया, और जो पार्टीशन था उसके खत्म होते ही जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस मुसलमानों को मिला था वो उनसे छीन लिया गया। उसके बदले में उन्हें मिला क्या? कैपिटल का ट्रांसफर दिल्ली में। क्या करते वो दिल्ली में कैपिटल? कहीं भी रखो कैपिटल अपनी, उनको क्या करना है? क्योंकि दिल्ली सल्तनत और मुगलों की कैपिटल दिल्ली हुआ करती, सिर्फ दिल्ली में कैपिटल रख दोगे तो मुसलमान खुश हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई? उनको कुछ दोगे तब खुश हो जाएंगे कि दिल्ली में कैपिटल बदलने से खुश हो जाएंगे? तो पार्टीशन जो एनल किया गया 1911 में, इससे मुसलमान नाराज थे। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह बोला था कि वो अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे और कई सारे कॉलेजेस को उसके साथ अफिलिएट किया जाएगा। उन्होंने बाद में ये बात भी पलट दी, उन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनाने से भी मना कर दिया। इससे भी जो मुस्लिम्स थे वो नाराज थे। इसके अलावा जो यंगर लीग मेंबर्स थे वो अब धीमे धीमे बोल्ड हो रहे थे। कलकत्ता में मुस्लिम लीग का सेशन हुआ जहां पे उन्होंने एक बात साफ कर दी। उन्होंने बोला कि उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो सेल्फ गवर्नमेंट अटेन करेंगे। उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि वो एक सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अटेन करेंगे, और कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्फ गवर्नमेंट अटेन करने के लिए इंडिया में काम कर रहा है वो उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, गिवन दैट वो संस्था मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम ना कर रही हो। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, 1912 में लीग का जो सेशन हुआ कलकत्ता में, वहां पे मुस्लिम लीग ने यह बोला कि उनका ऑब्जेक्टिव है सेल्फ गवर्नमेंट अटेन करना। वो भारत में किसी भी ऐसी संस्था के साथ कोऑपरेट करेंगे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में सेल्फ गवर्नमेंट अटेन करने की कोशिश कर रही हो। शर्त सिर्फ इतनी होगी कि वो संस्था मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम ना कर रही हो। आपको पता है कि मुस्लिम लीग के अलावा इंडिया में कांग्रेस ऐसी संस्था थी जो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काम करती थी। अब कांग्रेस को सिर्फ इतना इंश्योर करना था कि वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट में नहीं है, और अगर वो सिर्फ इतना इंश्योर कर दें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ सकते थे। इस बात का रास्ता इस कलकत्ता सेशन में मुस्लिम लीग ने ओपन कर दिया था कि वो कोऑपरेट कर लेंगे किसी भी ऐसे संस्थान के साथ, किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इसने एक रास्ता खोल दिया कि अच्छा, मतलब मैसेज मिल गया ना कांग्रेस को, ओके ओके ओके, मुस्लिम लीग कैन टॉक टू अस, मुस्लिम लीग कैन हैव अ कॉमन प्रोग्राम विद अस। हमें इन्हें सिर्फ इस बात का भरोसा दिलवाना है कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस को लगा ये काम तो हम कर ही सकते हैं, तो एक रास्ता साफ हो गया। इसके अलावा जो यंगर मुस्लिम्स थे वो बहुत इन्फ्यूरिएटेड थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों ने किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने जो बहुत ही रेस्पेक्टेबल मुस्लिम लीडर्स थे उनको भी आड़े हाथों लिया, जैसे कि अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी, इन सभी लोगों को नज़रबंद कर दिया गया ताकि ये कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना कर सके। अब इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी इंडियंस में, मुस्लिम्स में। ये कई सारे कारण थे जिसकी वजह से अब ये साफ हो गया था कि मुस्लिम लीग का झुकाव है और मुस्लिम लीग कोऑपरेट कर लेगी अगर समय पे जरूरत पड़ेगी तो। लीग ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड के लिए तैयार थी। कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग एक्सेप्ट कर ली। ध्यान दीजिएगा, फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ, उस लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग इस बात को लेकर एग्री कर गई कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर कॉमन डिमांड रखेंगे अंग्रेजों के सामने। और मुस्लिम लीग के लिए जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि 1909 में जो
सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम लीग को मिला था, उसे कांग्रेस ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। अब अंग्रेज थे, उन्होंने दे दिया, मुस्लिम लीग थी उसने ले लिया, लेकिन कांग्रेस ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। कांग्रेस ने 1916 में सेपरेट इलेक्टोरेट एक्नॉलेज कर लिया। उन्होंने बोला ठीक है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट आपको मिला है वो ठीक है। ये बात मानकर उन्होंने ये साबित किया कि कांग्रेस मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। यही तो पॉइंट था ना, यही पॉइंट आपको साबित करना था। उसके बाद तो मुस्लिम लीग को कोई दिक्कत ही नहीं थी कांग्रेस से कि आप मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। और सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट करके कांग्रेस ने यही साबित किया कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। और इसके बाद दोनों के बीच में पैक्ट हो पाया। मुस्लिम्स को फिक्स्ड प्रपोर्शन में लेजिस्लेचर में सीट भी दी गई, ऑल इंडिया लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। इस बात से यह साबित हो गया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर काम कर सकते हैं। यह पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट था। दिस वाज रियली वेरी सिग्निफिकेंट। ज्वाइंट डिमांड जो रेज की गई वो ये थी कि इंडियंस को मिले सेल्फ गवर्नमेंट, हमें मिले रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेजोरिटी को एक्सपेंड किया जाए। याद रखिएगा, हम हमेशा इलेक्टेड मेजोरिटी चाहते थे और अंग्रेज क्या चाहते थे? नॉमिनेटेड मेजोरिटी। हम हमेशा नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी चाहते थे, अंग्रेज क्या चाहते थे? ऑफिशियल मेजोरिटी। तो इन्होंने डिमांड रखी कि हमें इलेक्टेड मेजोरिटी चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल का टेन्योर कम से कम 5 साल का हो, ये इनकी डिमांड थी। उस समय 3 साल का हुआ करता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरी है वो ब्रिटिश ट्रेजरी से दिया जाए, ना कि इंडिया के फंड से। वहां बैठता था लंदन में और यहां से पैसे लेता था सैलरी। हम क्यों दे भाई? बोले तुम दो, तुम्हारे उधर बैठता है। वायसराय की काउंसिल के आधे मेंबर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इंडियन हो, एक मेंबर को तो एंट्री मिल गई थी, हम चाहते थे आधे मेंबर इंडियन हो, 50% मेंबर इंडियन हो। ये डिमांड्स रेज की गई मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा मिलकर। क्रिटिकली कमेंट करते हैं, लखनऊ पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट था। ये एक तरीके से देखा जाए तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो आया था ना 1909 में, उसी का एक एक्सपेंडेड वर्जन था। एक्सपेंडेड वर्जन था, मतलब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया। लेकिन लखनऊ पैक्ट को एक पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया जाता है, यहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया गया। पहला तो सेपरेट इलेक्टोरेट ने आगे चल के 2 नेशन थ्योरी को जन्म दिया। दूसरी बात यह थी कि देखिए, आपने सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ गई, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते ने इस बात को इंश्योर नहीं किया कि देश का आम हिंदू और आम मुसलमान भी एक साथ आए। इसके ऊपर कोई प्रयास नहीं किया गया। इस बात के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है लखनऊ पैक्ट को कि केवल 2 संस्थाओं के साथ आ जाने से कुछ नहीं होता, लोगों को साथ आना होगा। यह काम बाद में गांधी जी ने किया। इवेलुएट करते हैं, लोग बहुत उत्साह में थे इस रीयूनियन को लेकर। सरकार ने भी डिसाइड किया, सरकार प्रेशर में आ गई, अरे हम तो इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे मुस्लिम हिंदू अलग अलग रहें, ये तो इकट्ठा हो गया। और तब सरकार भी उधर होम रूल मूवमेंट चल ही रहा था, उसके बाद शुरू हो गया। तो सरकार ने प्रेशर में आके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म डिक्लेयर किया और इनके डिमांड्स को मानने की कोशिश की। तो हिंदू मुसलमान जब साथ में आए तो अंग्रेज भी सख्ते में आए। तो ये हुआ इवैल्यूएशन में। और जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए 1917 में। ये रिफॉर्म्स वही थे, इसमें मिला जुला इफेक्ट था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक हो जाना, होम रूल मूवमेंट जो तिलक जी और एनी बेसेंट जी चला रही थी उसका बहुत एग्रेसिव हो जाना। ऐसे कई सारे कारण थे जिसके बाद सरकार सख्ते में आई और उन्होंने मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म या उसके पहले एक स्टेटमेंट दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, उसने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटेन में 2 हाउस होते हैं, उनका जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो हमारी लोकसभा जैसा है और जो उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो हमारी राज्यसभा जैसा है। तो जो उनका लोअर हाउस है यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पे उसने एक स्टेटमेंट दिया और उसी स्टेटमेंट को अगस्त डिक्लेरेशन कहा जाता है। उस अगस्त डिक्लेरेशन में क्या बोला ये मॉन्टेग्यू ने बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इंडिया में लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट देना है। इंडिया में लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट देना है। यह उसने एकदम साफ कर दिया कि देखो भाई, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हम सेल्फ गवर्नमेंट आपको देंगे। कब, किस दिन, किस तरीके का सेल्फ गवर्नमेंट? कुछ नहीं बोला, कुछ बोला ही नहीं, बस इतना बोला कि सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। हमने पूछा कैसा सेल्फ गवर्नमेंट, कुछ नहीं बताया। सेल्फ गवर्नमेंट दे के जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, यही वाला मामला है। लेकिन तारीख ना भी बताई जाए काम तो हो जाता है। सेल्फ गवर्नमेंट हमें मिली, समय लगा। 1947 में हमें डोमिनियन स्टेटस मिला, फिर देश को आजादी भी मिली, आजादी के साथ ही डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया था। लेकिन डेट नहीं बताई मॉन्टेग्यू ने।
फिर क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ सेल्फ गवर्नमेंट की इस डिक्लेरेशन का? एक फायदा हुआ, एक फायदा क्या हुआ कि पहले अगर कोई सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करता था तो उसके ऊपर सेडिशन लगा दिया जाता था, यानी कि देशद्रोह का आरोप कि तुम देशद्रोही हो, तुमने कैसे सेल्फ गवर्नमेंट मांग लिया। लेकिन चूंकि अब ब्रिटिशर्स ने खुद ही ये बोल दिया कि उनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट देना है, तो अब अगर कोई सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करे तो देशद्रोह नहीं लगाया जा सकता था। बोलेंगे ना कि आपके नेता ने खुद ही बोला, ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में चिल्ला चिल्ला के सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, जो बोला है देने को वही तो मांग रहे हैं, किस बात का सेडिशन। तो अब सेल्फ गवर्नमेंट मांगने के ऊपर सेडिशन नहीं लग सकता था, सिर्फ इतना ही फायदा इसका हुआ। यहां पर उसने ये भी बोला कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जाएगी। जब उसने बोला कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम तो पहले से इंट्रोड्यूस था, लेकिन यहां जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था। ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम रिस्पॉन्सिबल था, इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं था। मतलब यहां पर गवर्नर जनरल की मनमानी चलती थी। इन्होंने बोला कि वो भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आएंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आने का मतलब यह था कि जो लोग इलेक्टेड होंगे अब उनकी सुनी जाएगी, उनकी चलेगी। ये बातें तो इस मॉन्टेग्यू के स्टेटमेंट में क्लियर या साफ की गई। जो इंडियंस थे उन्होंने दो पॉइंट्स पे ऑब्जेक्शन रेज किया। पहला पॉइंट, टाइम नहीं बताया गया, और दूसरा पॉइंट, नेचर नहीं बताया गया। मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट कब दोगे और जो सेल्फ गवर्नमेंट दोगे उसका नेचर क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा, तुम कि हम? अंग्रेज डिसाइड करने वाले थे सब कुछ। मतलब आप ही डिसाइड करोगे कब देना है, आप ही डिसाइड करोगे कैसा सेल्फ गवर्नमेंट देना है। तो इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन रेज किए गए इंडियंस के द्वारा। जो मॉन्टेग्यू का स्टेटमेंट था उसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में कन्वर्ट किया गया। समझिए, मॉन्टेग्यू का स्टेटमेंट आया अगस्त 1917 में, उसे 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में कन्वर्ट किया गया और उसी रिफॉर्म को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर से दोहराता हूं, सबसे पहले मॉन्टेग्यू ने स्टेटमेंट रिलीज किया हाउस ऑफ कॉमन्स में 1917 में, जहां बोला लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया को देना और वहां पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना। फिर 1918 के जुलाई में उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में कन्वर्ट किया गया और उसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में कन्वर्ट कर दिया गया। 1919 में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये पूरा प्रोसेस चला। क्या हुआ एक्चुअली में, व्हाट हैपेंड एक्चुअली इन दी 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें हुआ क्या? सबसे पहले आइए समझते हैं कि किस तरीके से इसे अप्रोच करते हैं। इसे अप्रोच करने का तरीका क्या हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें समझिए भारत में दो लेवल पे गवर्नमेंट चल रही है। एक तो सेंटर के लेवल पे और दूसरा प्रोविंसेस के लेवल पे। दूसरा प्रोविंसेस के लेवल पे, ठीक है। सेंटर के लेवल पे दो हेड्स डिवाइड होते हैं। एक है लेजिस्लेचर में क्या हुआ, लेजिस्लेचर में क्या हुआ, दूसरा एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ। प्रोविंसेस में भी ऐसे ही दो हेड्स डिवाइड होते हैं। एक तो प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर में क्या हुआ और दूसरा प्रोविंसेस में एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। आप अक्सर ये पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में डायरार्की आई थी। अब सवाल यह है वो डायरार्की कहां आई थी, बताता हूं। वो जो डायरार्की है सबसे पहले तो वो प्रोविंसेस में आई थी। वो डायरार्की सेंटर में नहीं आई थी, वो डायरार्की प्रोविंसेस में आई थी। प्रोविंसेस में भी एडमिनिस्ट्रेशन के दो लेवल हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। प्रोविंसेस में भी वो जो डायरार्की आई थी वो एग्जीक्यूटिव में आई थी। डायरार्की वाज इन एग्जीक्यूटिव। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव में दो लोग होते हैं जो एग्जीक्यूशन करते हैं। एग्जीक्यूशन करने वाले कौन लोग होते हैं? दो लोग। एक तो गवर्नर जनरल और उसके साथ होते हैं ब्यूरोक्रेट्स। गवर्नर जनरल और ब्यूरोक्रेट्स एक तो एग्जीक्यूशन का काम ये करते हैं और दूसरा इलेक्टेड मिनिस्टर्स, इलेक्टेड मिनिस्टर्स ये लोग एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। तो जो डायरार्की 1919 के एक्ट में आई वो सबसे पहले तो सेंटर में नहीं आई थी, प्रोविंसेस में आई थी।
प्रोविंसेस में वो लेजिस्लेचर में नहीं आई थी, एग्जीक्यूटिव में आई थी। एग्जीक्यूटिव में 2 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं काम करने के लिए, गवर्नर जनरल उनकी काउंसिल के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर काम करता है, और दूसरा मिनिस्टर्स होते हैं। तो उन्होंने जो स्टेट सब्जेक्ट थे, जैसे जो सब्जेक्ट्स थे उनका डिवीजन होता था, सेंटर सब्जेक्ट होते थे और प्रोविंसेस के अलग सब्जेक्ट होते थे। तो प्रोविंसेस के लिए जो सब्जेक्ट होते थे जिन पर एग्जीक्यूशन किया जाता था, उसे उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तो रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। डायरकी का मतलब होता है 2, किसी 2 चीज में डिवीजन। तो कुछ सब्जेक्ट्स को गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के लिए रिजर्व कर दिया गया। कुछ सब्जेक्ट्स को गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के लिए रिजर्व कर दिया गया, और ऐसे सब्जेक्ट को रिजर्व्ड सब्जेक्ट कहा गया। ऐसे सब्जेक्ट को रिजर्व सब्जेक्ट कहा गया। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनको मिनिस्टर्स को ट्रांसफर कर दिया गया। समझ में आया? डायरकी का मतलब होता है 2, किसी चीज को 2 में बांट देना। ये जो 2 में बंटवारा हुआ, पहले तो वो प्रोविंसेस में हुआ था, सेंटर में नहीं हुआ था। प्रोविंसेस में भी लेजिस्लेचर में नहीं हुआ था, एग्जीक्यूटिव में हुआ था। एग्जीक्यूटिव में 2 लोग एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के साथ मिलकर और ब्यूरोक्रेट्स की मदद से, और ये काम करते हैं मिनिस्टर्स। तो यहां पे सब्जेक्ट्स का डिवीजन किया गया। कुछ सब्जेक्ट रिजर्व कर दिए गए गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के लिए, कुछ सब्जेक्ट मिनिस्टर्स के लिए डेलीगेट कर दिए गए। कुछ सब्जेक्ट्स पर जो गवर्नर जनरल है वो इंडिपेंडेंट होकर काम करेगा और यहां पे मिनिस्टर्स का कोई से नहीं होगा, और बाकी सब्जेक्ट के ऊपर जब वो काम करेगा जो ट्रांसफर्ड हैं, तो उसमें मिनिस्टर्स उसको एडवाइस करेंगे, और जो वो एडवाइस करेंगे वही वो काम करेगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी इन मिनिस्टर्स को ट्रांसफर किए गए ताकि उनके पास कुछ रेवेन्यू आ जाए। ये था डायरकी। 1919 के एक्ट में जो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई, उस डायरकी को समझ लीजिए कि वो कहां और कैसे इंट्रोड्यूस की गई। इस ग्राफ को दिमाग में रखेंगे, एकदम क्लियर रहेगा कि डायरकी कहां इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है, वेयर दिस डायरकी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। नाउ इसमें वही हुआ कि सबसे पहले वही हम बात कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सबसे पहले एग्जीक्यूटिव के लेवल पे क्या हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पहले बात कर रहे हैं, फिर आएंगे सेंट्रल लेवल पे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव में डायरकी इंट्रोड्यूस हुई, रूल ऑफ 2, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स और पॉपुलर मिनिस्टर्स के बीच में सब्जेक्ट्स का डिवीजन हुआ। कुछ सब्जेक्ट रिजर्व कर दिए गए। ये जो सब्जेक्ट रिजर्व हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, सब रिजर्व हो गया। और कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एक्साइज, इनको ट्रांसफर कर दिया गया। ज्यादातर पेटी सब्जेक्ट ट्रांसफर किए गए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को भी ट्रांसफर किया गया जिससे कि लोकल मतलब जो मिनिस्टर्स हैं उनको स्टेट रन करने के लिए कुछ रेवेन्यू मिल जाए। ये डिवीजन हो गया। जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे उन्हें गवर्नर जब भी एडमिनिस्टर करेगा तो मिनिस्टर्स की मदद से करेगा, खुद से करेगा, ट्रांसफर्ड वाले मिनिस्टर्स की मदद से करेगा। तो ये तो हो गया अंतर रिजर्व में और उसमें। अब आइए देखते हैं कि लेजिस्लेचर में क्या हुआ। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को फर्दर एक्सपेंड किया गया और अब यह बोला गया कि जो 70% मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे। बढ़िया बात, यही तो हमको चाहिए था। हम क्या बोल रहे थे, इलेक्टेड मेजॉरिटी होनी चाहिए, और यही हमें मिल नहीं रहा था। तो 1919 के एक्ट में इलेक्टेड मेजॉरिटी मिल गई। कहां? प्रोविंसेस में, सेंटर में नहीं। अभी देखेंगे सेंटर में क्या हुआ। कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट को और बढ़ाया गया। वुमेन को वोट करने का राइट दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल अब लेजिस्लेशन खुद से शुरू कर सकती थी। पहले गवर्नर जनरल लेजिस्लेशन लेकर आता था, वही उनको पास करना पड़ता था। अब ये खुद से भी कानून इंट्रोड्यूस कर सकते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल अब बजट को रिजेक्ट कर सकती थी, हालांकि अगर जरूरी लगेगा तो गवर्नर उसे फिर से अपहेल्ड कर देगा। जो लेजिस्लेटर्स थे अब उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई, वो काउंसिल में कुछ भी बोल सकते थे। ये कुछ सुधार हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं की गई। एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ? गवर्नर जनरल अभी भी चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी था। एडमिनिस्ट्रेशन में 2 लिस्ट तैयार की गई, सेंटर लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। सेंटर लिस्ट में कानून का सारा काम देखेगा गवर्नर जनरल जो सेंटर में बैठा है, और प्रोविंसेस में तो डिवीजन हो गया था 2 में, ट्रांसफर्ड में और रिजर्व्ड में। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स की संख्या बढ़ा के कर दी गई 8, और इसमें बोला गया कि 3 होंगे इंडियन। ये कितना मांग रहे थे? आधा। और इनकी डिमांड अगर पूरी की जाती, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर रखी थी, तो इनके हिसाब से तो कम 4 मेंबर होने चाहिए थे। तो 4 तो ये नहीं माने, बट 3 मेंबर इन्होंने मान लिए कि चलो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर हम आपके रख देंगे। इसके अलावा गवर्नर जनरल को पूरा कंट्रोल दे दिया गया रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर। रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर
इसका मतलब क्या है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए क्लियर कर देता हूं। देखो, प्रोविंसेस में सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये डिवीजन किया गया। रिजर्व सब्जेक्ट कहां है? प्रोविंसेस में गवर्नर जनरल का, और ट्रांसफर्ड किसका है? मिनिस्टर्स का। यही तो डायरकी थी प्रोविंसेस में। अब प्रोविंसेस में जो रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर जनरल के पास हैं, जो सेंटर में गवर्नर है ना, जो सेंटर में गवर्नर है, सेंटर के गवर्नर को स्टेट में जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर भी पूरी अथॉरिटी है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। जो सेंटर में गवर्नर बैठा है वो स्टेट के गवर्नर के पास जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर कंप्लीट अथॉरिटी रखता है। ये तो काम किया गया एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। नाउ अगर कोई ग्रांट में कट इंट्रोड्यूस किया गया है कि सरकार इतने पैसे मांग रही है सरकार चलाने के लिए, हाउस ने बोला नहीं कम देंगे, और गवर्नर जनरल को लगता है कि नहीं इतना पैसा चाहिए, तो वो रिस्टोर कर देगा, कोई कुछ कर नहीं सकता। लेजिस्लेचर में बाई कैमरल अरेंजमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। बाई कैमरल अरेंजमेंट पूछा जाता है कई बार कि बाई कैमरलिज्म की शुरुआत कब होती है, तो इंडिया में बाई कैमरलिज्म की जो शुरुआत है वो 1919 के एक्ट से होती है, जहां पे दो हाउस बनाए गए। एक होता है लोअर हाउस और दूसरा होता है अपर हाउस, ठीक है। तो जो लोअर हाउस था उसको इन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली नाम दिया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो अपर हाउस था उसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाम दिया गया। दैट वाज कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स थी उसका टेन्योर रखा गया 5 साल का, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका टेन्योर था 3 साल का। इनकी डिमांड कितने की थी? 5 साल की, कि जो असेंबली है उसका टेन्योर भी 5 साल रखो, बट इन्होंने क्या रखा? 3 साल। लेजिस्लेटर्स अब क्वेश्चन पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, एडजर्नमेंट मोशन पास कर सकते थे, बजट का 75% मतलब बजट पे वोट कर सकते थे, लेकिन बजट का 75% हिस्सा अभी भी अनवोटेबल था। बट काफी कुछ सुधार हुआ, इतना तो नहीं बट कुछ हद तक ठीक काम किया गया, ठीक है। तो ये तो हो गया 1919 का एक्ट। अब आइए बात करते हैं भारत में होने वाले एक बहुत बड़े मास मूवमेंट के बारे में, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत आंदोलन। भारत में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन क्यों होता है? तो फिर आइए अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट 1919 से 22 के बीच में 2 बड़े मूवमेंट अराइज हुए। वैसे तो दोनों का नेचर बिल्कुल अलग था, दोनों के रीजंस बिल्कुल अलग थे, लेकिन दोनों ने एक कॉमन प्रोग्राम ऑप्ट कर लिया, एंड दैट वाज ऑफ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन। खिलाफत का मुद्दा तो सीधे सीधे इंडिया से रिलेटेड भी नहीं था। खिलाफत का मुद्दा कहीं वर्ल्ड वॉर में छिपा हुआ था। अगर आप वर्ल्ड वॉर की पिक्चर देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया 2 हिस्सों में बटी, जिसमें कुछ मेजर पावर्स का डिवीजन हो गया। एक और थी सेंट्रल पावर्स, और दूसरी ओर थी अलाइड पावर्स। अगर आप सेंट्रल पावर्स की बात करो तो सेंट्रल पावर्स में सबसे प्रोमिनेंट कंट्री थी जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया हंगरी, इसके अलावा टर्की या ऑटोमन टर्की कह लो, ऑटोमन टर्की, इसके अलावा बल्गारिया। ये सेंट्रल पावर्स में थे। अलाइड पावर्स में अगर आप आओगे तो अलाइड पावर्स में सबसे पहले आपको मिल जाएगा ब्रिटेन के अलावा रशिया बाद में बैकआउट करेगा, सर्बिया जो इसकी शुरुआत करवाता है, फ्रांस, बल्गारिया, और बल्गारिया नहीं, यहां पे बेल्जियम होगा, बल्गारिया उस तरफ था, इधर था बेल्जियम, और इधर रशिया बैकआउट करेगा तो यूएसए ज्वाइन कर लेगा। इसके अलावा जापान भी था, जापान ने शुरू में ही ज्वाइन कर लिया था, और इटली भी था इनकी तरफ इटली भी था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स थी जो अलाइड पावर्स थी। अलाइड पावर्स लास्ट में ताकतवर साबित हुए और उन्होंने सेंट्रल पावर्स को हरा दिया। सेंट्रल पावर्स जब हारती हैं तो इसमें एक और कंट्री हारती है, और उस कंट्री का नाम था ऑटोमन टर्की या ऑटोमन एम्पायर कह लो, टर्की जिसका सेंटर था। अलाइड पावर्स जीत गए
और सेंट्रल पावर्स हार गए। सेंट्रल पावर्स के हारते ही ऑटोमन टर्की हार गया, और जब ऑटोमन टर्की हार गया तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑटोमन कैलिफ हुआ करते थे उनको पूरी दुनिया के मुसलमान अपना स्पिरिचुअल, अपना पॉलिटिकल लीडर मानते थे। अब ये हुआ कि टर्की हार गया है तो जो खलीफा हैं उनकी जो पोजीशन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उनकी पूरी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली जाएगी, जैसा कि हो रहा था। ऐसा ही जर्मनी के साथ किया गया था और उसी की तैयारी ऑटोमन टर्की के साथ भी चल रही थी। तो पूरी दुनिया में जो मुसलमान थे वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि जो बिहेवियर जर्मनी के साथ किया गया है वही सेम बिहेवियर ऑटोमन्स के साथ ना हो, जो टर्की में कैलिफ हैं उनको रेस्पेक्ट दी जाए। और इसी के लिए पूरी दुनिया में एक खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई। वही खिलाफत मुद्दा इंडिया में भी मुसलमानों ने रेज किया। अब आइए बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या चल रहा था भारत में जिसकी वजह से खिलाफत का मुद्दा और नॉन कॉपरेशन का मुद्दा उठा और ये आपस में इकट्ठा होकर एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट कर देते हैं। भारत में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जलियांवाला बाग मैसेकर एक बहुत ही स्ट्राइकिंग और दुखद घटना थी जो उस समय होती है। हमने ब्रिटिशर्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया। गांधी जी आए, गांधी जी ने भी बोला सपोर्ट करो, एनिमी कमजोर है सपोर्ट करो। बाद में हमें एक्सपेक्टेशन थी कि सेल्फ रूल मिलेगा। मॉडरेट्स ने सपोर्ट किया। एक्सट्रीमिस्ट में तिलक जी ने भी बोला सपोर्ट करो। उनको लग रहा था हो सकता है इस वॉर में सपोर्ट करने के बाद ये हमें सेल्फ गवर्नमेंट दे दें। वी वर इन द एक्सपेक्टेशन। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उन्होंने इंडियंस जो उनका एक्सपेंडिचर था वेपन्स के ऊपर उसको कम नहीं किया, आर्मी एक्सपेंडिचर कम नहीं किया गया, और जो लॉज बहुत हार्श बनाए जाते थे उनको मेंटेन रखा गया। इनफैक्ट जो वॉर टाइम लॉ था उसको चेंज करके एक वॉर टाइम जैसा ही लॉ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया जिसे कहा गया रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट को ब्रिटिशर्स ने 1919 में इंपोज किया। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिस नेचर के कानून हमेशा युद्ध की स्थिति में लगाए जाते हैं। वो भारत को वैसे ही कंट्रोल रखना चाहते थे जैसे उन्होंने वॉर टाइम सिचुएशन में इंडिया को कंट्रोल किया था। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जहां पर किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को बिना ट्रायल के 2 साल तक गिरफ्तार रखा जा सकता था। उसे लॉयर नहीं दिया जाता था, उसे कहीं पे भी अपील करने का राइट नहीं दिया जाता था। इसीलिए इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। यू वॉन्ट गेट योर लॉयर, यू वॉन्ट गेट अ चांस टू अपील। आपको अपील करने का मौका भी नहीं मिलेगा और ना ही आपको खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा, दलील देने का मौका दिया जाएगा। यह कानून बहुत ही हार्श था, इसीलिए इसे ब्लैक एक्ट या काला कानून कहा गया। इस कानून के विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया और इस रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1919 को होती है। 6 अप्रैल 1919 को जब रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत होती है तो लोग पंजाब में बहुत एग्रेसिव हो गए और वहां पर कई सारे यूरोपियंस को अटैक किया गया और कई सारे यूरोपियन पुलिस ऑफिशियल्स को भी जान से मारा गया। इसमें 5 पुलिस वाले मारे गए थे जो राइटर्स या जो उस समय प्रोटेस्टर्स थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई। हिंदू और देखिए होता क्या है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी को पोर्ट्रे करते हुए और इस कानून का विरोध करते हुए 2 बहुत ही प्रोमिनेंट पंजाब के लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल जो कि एक हिंदू नेता थे और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोगों ने एक मार्च निकाला। ब्रिटिशर्स ने इनको गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिशर्स ने जब इनको गिरफ्तार कर लिया तो भीड़ ने प्रोटेस्ट किया कि इनको रिहा करो। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, प्रोटेस्टर्स ने भी हमला किया, 5 पुलिस वाले मारे गए। इस बात को लेकर जनरल डायर बड़ा नाराज हो गया। इन बिटवीन एक ब्रिटिश मिशनरी लेडी थी, वो अपनी साइकिल से जा रही थी। लोग गुस्से में थे, प्रोटेस्ट चल रहा था। कुछ लोगों ने उन लेडी के ऊपर हमला कर दिया, उन्हें घायल कर दिया गया, उन्हें पीटा गया। पड़ोस में एक हिंदू फैमिली थी, उन्होंने उन्हें घर में लिया और उन्हें बचाया। मतलब प्रोटेस्टर्स ने उन मिशनरी लेडी के ऊपर अटैक किया, उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया, लेकिन एक हिंदू फैमिली ने ही उन्हें बचाया भी। इस बात की खबर डायर को मिली। डायर बहुत फ्यूरियस हो गया, बहुत गुस्से में आ गया कि किसी मिशनरी को कैसे अटैक किया जा सकता है। इस बात को लेकर वो इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया कि उसने मार्शल लॉ इंपोज कर दिया पूरे पंजाब में। बोला कोई कभी घर से निकलेगा नहीं। वो जिन प्रोटेस्टर्स को पकड़ता था, जिस सड़क पर उन मिशनरी लेडी को पीटा गया था, उनसे कहा जाता था कि यहां से घुटने के बल रेंग कर जाओ, घुटने के बल लेट कर चलने को कहा जाता था। दिस वॉज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट जो दी जा रही थी, और वो सीधा शूट कर देते थे, उसकी कोई पनिशमेंट नहीं थी। लेकिन एक ब्रिटिश लेडी को, एक मिशनरी लेडी को
अटैक करने के लिए बहुत ही हाईली पनिश किया जाने लगा इंडियंस को। 13 तारीख को वैसाखी का दिन था। वैसाखी के दिन में यह बोला गया कि जलियांवाला बाग जहां पर हर साल मेला लगता था, उस मेले में कोई इकट्ठा नहीं होगा। लेकिन जो उसने बार इंपोज किया, जो मार्शल लॉ उसने लगाया और बोला गया कि बैसाखी के दिन कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, इस बात की जानकारी किसी को थी ही नहीं। और जो ये इंफॉर्मेशन थी वो वाइडली सर्कुलेटेड नहीं थी। हर साल की तरह लोग वैसाखी मनाने के लिए अपने घरों से निकले, और वो अपने घरों से जब वैसाखी मनाने के लिए निकलते हैं तो वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। जलियांवाला बाग में जब वो इकट्ठा होते हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि वो ओकेशन सेलिब्रेट करेंगे। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी गए थे, उन्होंने गैदरिंग्स की, लोगों को एड्रेस किया कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, वो गलत है। रेजोल्यूशंस पास किए गए, सब कुछ शांति से चल रहा था, किसी के पास कोई हथियार नहीं थे। जनरल डायर आर्मी को लेकर घुसता है और उसके बाद जो एकमात्र रास्ता था जलियांवाला बाग का, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। ओपन फायर किया जाता है बिना किसी वार्निंग के। उस समय जलियांवाला बाग में लगभग 20,000 लोग थे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं थी, बच्चे थे और बुजुर्ग लोग थे जो मेला देखने गए थे। इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से गोलियों से लोगों को भून दिया गया। लोगों ने वहां पर एक इकलौते कुएं में कूदकर जान बचाने की कोशिश की और वो कुआं लाशों से भर गया। लोगों ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की तो उन्हें शूट किया गया। गोलियों के निशान बताते थे कि शायद सोल्जर्स ने नजदीक जाकर सिर के ऊपर गन रखकर पॉइंट ब्लैंक पर शूट किया है। इन सभी सिचुएशंस को देखने के बाद जलियांवाला बाग मैसेकर एक बहुत ही ब्रूटल मैसेकर के तौर पे हमारे सामने आया। ऑफिशियल कैजुअलिटीज 300 बताई गई, लेकिन 20,000 की भीड़ पर फायर करने पर सिर्फ 300 लोग नहीं मारे जाएंगे। एस्टिमेशन में 2,000 या 3,000 लोगों के मारे जाने की बात बताई जाती है, क्योंकि जलियांवाला बाग लाशों से भरा पड़ा था। उधम सिंह एक मूवी आई थी, उस मूवी में जलियांवाला बाग मैसेकर को वैसे कई सारी मूवीज में पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन जितना डिटेल्ड में उस मूवी में जलियांवाला बाग मैसेकर को कवर किया गया है, उतना डिटेल्ड कवरेज आपको किसी और मूवी में रेयरली मिलेगा। काफी अच्छा कवरेज है जलियांवाला बाग मैसेकर का, क्योंकि उसी पर बेस्ड वो मूवी है। इस इवेंट ने ब्रिटिशर्स के ब्रूटल और अनसिविलाइज्ड नेचर को इंडियंस के सामने रख दिया। बाद में हंटर कमीशन बिठाया गया ये पता करने के लिए कि जलियांवाला बाग मैसेकर में गलती किसकी थी। हंटर कमीशन को सिर्फ इसलिए नहीं बिठाया गया था कि जलियांवाला बाग मैसेकर में जो हुआ वो गलत था कि नहीं, बल्कि हंटर कमीशन ओवरऑल इसलिए बिठाया गया कि पंजाब और बाकी हिस्सों में जो प्रोटेस्ट हुए उनका कारण क्या था और जो रिस्पॉन्स था वो कैसा था। जलियांवाला बाग मैसेकर तो उसका एक छोटा सा हिस्सा था। हम चाहते थे एक ऐसा कमीशन बने जो केवल जलियांवाला बाग मैसेकर को इवैल्यूएट करे, लेकिन ऐसा कोई कमीशन नहीं बनाया गया। हंटर कमीशन कई सारी चीजों के बीच में जलियांवाला बाग मैसेकर भी इवैल्यूएट कर रहा था। जब जलियांवाला बाग मैसेकर का इवैल्यूएशन शुरू हुआ तो डायर को बुलाया गया कि आओ और जवाब दो। जब वो कमेटी के सामने गया तो बहुत ही वो प्राउडली उससे पूछा जाता है कि हाँ तुमने क्या ये मैसेकर में गोलियां चलवाई। वो बहुत ही प्राउडली बोलता है कि हाँ मैंने ऐसा किया। तो क्यों किया? बोला क्योंकि मैं इनको सबक सिखाना चाहता था। वो तुमने वार्निंग क्यों नहीं दी? बोले मैं वार्निंग देता और ये भाग जाते और उसके बाद ये फिर से इकट्ठा होते और मेरे ऊपर हंसते, और मैं ऐसा नहीं चाहता था कि कोई मेरे ऊपर हंसे, इसीलिए मैंने गोलियां चलवा दी। उससे पूछा गया जब तुमने गोलियां चलवाई तो बहुत सारे लोग जिंदा थे और घायल थे, तुमने उन्हें बचाया क्यों नहीं? तुमने उन्हें हॉस्पिटल तक क्यों नहीं पहुंचाया? वो कहता है हॉस्पिटल पहुंचाने का मेरा काम नहीं है, मेरा काम गोलियां बरसाने का था। मेरी यह जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाऊं। इतने एब्रप्ट आंसर्स के बाद भी हंटर कमीशन ने पहले तो जो भी हुआ था उसे क्रिटिसाइज किया, लेकिन उसे कोई पनिशमेंट नहीं दी गई। डायर को कोई पनिशमेंट नहीं दी गई, सिर्फ इतना बोला गया कि ये पर्सन खतरनाक है और इसे इंडिया में सर्व नहीं करना चाहिए। उसे ब्रिटेन वापस बुला लिया गया बिना किसी पनिशमेंट के। और जब वो ब्रिटेन वापस गया तो वहां के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसने जो किया था उसे इंडोर्स किया गया और बोला गया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया गया है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और उसके लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स ने पेंशन इकट्ठा की कि इसकी नौकरी चली गई, इसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद उसने विद रिस्पेक्ट अपनी लाइफ बिताई। इससे समझ में आ गया ना कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे इंडिया में। जो उन्होंने ये बोल के रखा था कि वो इंडिया को सिविलाइज बनाने आए हैं क्योंकि वो सिविलाइज्ड हैं, तो उनकी एक्शन से दिखा रहे थे कि वो सिविलाइज तो नहीं है। जलियांवाला बाग मैसेकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स बना, जिसके बाद पूरा भारत सड़कों पर उतरा और हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सिचुएशन बहुत खराब थी, चीजें बहुत तेजी से महंगी हो रही थी, इकोनॉमिक स्लो डाउन था। ब्रिटिशर्स अपने प्रोमिसेस एक एक करके तोड़ रहे थे। उनका जो व्हाइट मैन प्रेस्टीज था कि वो व्हाइट्स हैं और वो इंडिया में लोगों को सिविलाइज करने आए हैं, वो अब ब्रीच हो रहा था।
क्योंकि वो अपने सारे प्रोमिसेस ब्रेक करते हुए जो भी ऑपरेशन था उसको बढ़ाते जा रहे थे। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में आया। रशियन रिवॉल्यूशन ने एक इंसेंटिव क्रिएट कर दिया यहां पर एक प्रोटेस्ट को। क्यों? क्योंकि रशिया में जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ वहां सरकार बदल गई। लोगों को यह भरोसा हो गया कि जब रिवॉल्यूशन लोग करते हैं तो सत्ता बदल जाती है, और लोगों के मन में ट्रस्ट आ गया कि एक मास मूवमेंट इंडिया में भी सरकार बदल सकता है। रशियन रिवॉल्यूशन ने दुनिया को इनकरेज किया। रशियन रिवॉल्यूशन में एक काम और हुआ, जब रशिया में जारिस्ट सरकार को बदलकर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बनाया गया तो कम्युनिस्ट सरकार ने अपने सारे कॉलोनियल क्लेम्स छोड़ दिए। जहां पर भी कॉलोनीज थी उन्होंने अपनी कॉलोनीज को फ्री कर दिया। दे जस्ट मेड देयर कॉलोनीज फ्री। उन्होंने अपनी कॉलोनीज को फ्री कर दिया। इससे भी लोगों को लगा कि अब समय आ चुका है। ब्रिटिशर्स अपनी कॉलोनी क्यों नहीं छोड़ना चाहते जब रशिया ने अपनी कॉलोनी छोड़ दी? तो ये कई सारे कारण थे कि लोग एक्टिव हुए। इकोनॉमिक हार्डशिप, लड़ाई के खत्म हो जाने के बाद यहां पे प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ रहे थे। अंग्रेज लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए खूब सारे टैक्सेस वसूल रहे थे। डिफेंस एक्सपेंडिचर अभी भी मेंटेन था, मिलिट्री एक्सपेंस बढ़ाया जा रहा था। सोसाइटी का लगभग हर सेक्शन परेशान था और एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड इंडिया में बढ़ता चला जा रहा था। इकोनॉमी की हालत खराब थी और कॉमन मैन, एक आम इंसान, परेशान था। पैरेलली इंडियंस में जो डिसकंटेंट था बहुत ज्यादा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमें ऐसा लगता था कि हमने जो सपोर्ट किया है ब्रिटिशर्स को उसके बदले में हमें रिवॉर्ड मिलेगा, शायद ऑटोनॉमी मिले, और हमें क्या मिला? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर। वी वर एक्सपेक्टिंग अ रिवॉर्ड एंड वी गॉट पनिशमेंट। हम चीटेड फील कर रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। हमें लग रहा था हमने क्या किया? इन 4 सालों में हमने इनको सपोर्ट किया। इन 4 सालों में हमने इनके अगेंस्ट में मूवमेंट चलाया होता तो ये कमजोर थे, शायद आजादी मिल जाती। हम खुद को बेवकूफ महसूस कर रहे थे वर्ल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद और गुस्से में थे। वी वर इन एंगर कि ये जब कमजोर थे तो हमने इनका साथ दिया, जबकि वो मौका था कि हम इनके ऊपर अटैक करके आजादी ले सकते थे। हमें ऐसा लगा था कि हम इनकी मदद करेंगे, बाद में ये हमारी मदद करेंगे। और जब इनका काम निकल गया तो ये हमारे ऊपर एब्रप्ट लॉस लगा रहे हैं, ये हमें गोलियों से भून रहे हैं। हम एक और तो चीटेड फील कर रहे थे, दूसरी ओर खुद को बेवकूफ महसूस कर रहे थे क्योंकि हमने मौके का फायदा नहीं उठाया था। हमने आइडियलिज्म फॉलो किया था। ये गुस्सा लोगों के मन में था और बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिशर्स ने जब रॉलेट एक्ट पास किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 आया तो हमें लगा कि हमें मिला क्या, इनका साथ देकर, अपने पैसे, अपने लोगों को बर्बाद करके। और जब उनकी डायरकी की स्कीम आई जिसमें कुछ मिला ही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ पेटी सब्जेक्ट्स ग्रांट कर दिए गए थे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम पर, हमको लगा ये क्या बकवास है जो आ रहा है हमारे सामने। मतलब क्यों बनाया ऐसा कोई कानून? और जो राइजिंग डिमांड्स थी सेल्फ गवर्नमेंट की, उनको ब्रिटिशर्स सेटिस्फाई नहीं कर पाए। कॉमन पॉलिटिकल एक्शन तैयार हो गया था। लखनऊ पैक्ट में हिंदू मुसलमान एक साथ आ गए थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठा हो गई थी। इसके अलावा जो रेडिकल नेशनलिस्ट मुस्लिम्स थे अब वो इन्फ्लुएंशियल हो गए थे और यंगर जनरेशन जो थी वो मिलिटेंट नेशनलिज्म को एडवोकेट कर रही थी। लोग किसी भी मूवमेंट या रिवॉल्यूशन के लिए तैयार थे। आईएनसी ने 1918 में एक सेशन किया जहां पे स्पेशल सेशन जो बॉम्बे में हुआ अगस्त 1918 में, जिसे हसन इमाम जी ने प्रिसाइड किया। वहां पे जो रिफॉर्म्स मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में प्रपोज किए गए थे उनको कंडेम किया गया। बोला गया बकवास रिफॉर्म है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने बता दिया वैसे इसमें क्या था, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। वो बताता ना तो मुश्किल होती। और हमने एक इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की इंडिया में। खिलाफत का इशू बहुत तेजी से राइज करने लगा क्योंकि जो खलीफा का ऑफिस था जहां से ये वर्ड खिलाफत निकला हुआ है उसे दुनिया भर के मुसलमान अपना स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर मानते थे। टर्की जर्मनी के साथ लड़ा था अलाइड पावर्स के अगेंस्ट में और वर्ल्ड वॉर 1 में हारा था। अलाइड विक्ट्री के बाद बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी की गई थी जर्मनी के साथ और मुसलमान डर रहे थे कि कहीं टर्की के साथ भी ऐसा ना हो। वो टर्की के खलीफा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं चाहते थे, इसीलिए खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया गया इंडिया में। खिलाफत कमेटी ने 3 इंपॉर्टेंट डिमांड्स रेज की अंग्रेजों के सामने। पहला तो जो मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस हैं उन्हें खलीफा को ही दिया जाए, उसके ऊपर खलीफा का कंट्रोल मेंटेन किया जाए। दूसरा, सफिशिएंट जो टेरिटरी है वो खलीफा के लिए छोड़ दी जाए ताकि वो इस्लामिक फेथ को डिफेंड कर सकें। और जजीरात उल अरब यानी कि जो पूरे अरबिया का रीजन है वो खलीफा को दे दिया जाए क्योंकि अरेबिया की लैंड को प्योर माना जाता है, तो अरेबिया की लैंड खलीफा को दे दी जाए। ये तीन डिमांड्स थी खिलाफत मूवमेंट की और इसके साथ खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है। बाकी के लीडर्स जैसे कि आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी, इन सभी लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया। नवंबर 1919 ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया और ये डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट किया जाएगा।
खिलाफत के लीडर्स ने यह बोला कि वो कोऑपरेट नहीं करेंगे अगर टर्की के साथ मिसबिहेव किया गया और अनफेवरेबल टर्म्स के साथ टर्की को किसी ट्रीटी में लेकर जाया गया। तो इसके अलावा गांधी जी को इस बात के लिए एक्नॉलेज किया गया कि एक पोटेंशियल मास नॉन कोऑपरेशन की जो अथॉरिटी है, जो कैपेसिटी है, वो गांधी जी के पास है। तो खिलाफत के जो लीडर्स थे उन्होंने भी गांधी जी को अपना नेता मान लिया। उन्होंने गांधी जी से कहा कि हमारे लिए खिलाफत मूवमेंट भी आप ही चलाइए। कांग्रेस का सपोर्ट बहुत ही क्रूशियल था, ये खिलाफत के लीडर्स भी समझते थे। हालांकि कांग्रेस में सभी लोग इसे पसंद नहीं कर रहे थे। तिलक जी ने इस अलायंस को अपोज किया। उन्होंने बोला कि रिलीजियस ग्राउंड पे ऐसा कोई अलायंस गलत है, आप पॉलिटिकल मुद्दे को पॉलिटिकल रहने दीजिए, उसे रिलीजियस मत बनाइए। पैरेलली सीआर दास इस बाइकॉट को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस डिसिप्लिन फॉलो करे और असेंबली को बाइकॉट ना किया जाए। असेंबली मस्ट नॉट बी बाइकॉटेड, ये सीआर दास जी का ओपिनियन था। गांधी जी ने जैसे तैसे अप्रूवल मैनेज किया और कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन के प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया। ये एक मौका था कि हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाया जाए। कांग्रेस जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मींस में अपना फेथ खो रही थी, उसे लग रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके अपना के उसे मिला क्या, वो अब एक स्ट्रगल के लिए तैयार थी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट तो एक व्हाइट वॉश थी, एक आई वॉश थी। जिस तरीके से जलियांवाला बाग मैसेकर में डायर को पनिश नहीं किया गया, हमें समझ में आ गया अंग्रेज हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले हैं, हमें अपने लिए कुछ करना होगा। वी विल हैव टू डू समथिंग फॉर आवरसेल्व्स, हमें ही अपने लिए कुछ करना होगा। इसके अलावा कांग्रेस इस बात को लेकर अवेयर थी कि जो लोग हैं वो अब अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने के लिए तैयार हैं और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस का सपोर्ट चाहती थी इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि कांग्रेस उनके साथ आ जाती तो उनका स्टैंड स्ट्रांग हो जाता, वो और ताकतवर हो जाते। ये समझ में आ रहा था। महात्मा गांधी जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी का मास मूवमेंट में एक एनर्जी के साथ शुरुआत करने का तरीका था इंडिया में। गांधी जी 1915 में इंडिया में आए। उन्होंने खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद में अपने पोटेंशियल को पोर्ट्रे किया। नेक्स्ट सेशन में हम इसके बारे में भी देखेंगे कि इसमें क्या हुआ था। जलियांवाला बाग मैसेकर में ये समझ में आ गया कि हमें जस्टिस नहीं मिला है। गांधी जी नहीं चाहते थे ऐसा भविष्य में हमारे साथ फिर से हो और इसीलिए हम तैयारी कर रहे थे कि हम ऐसे किसी भी मूवमेंट को रन करेंगे ताकि अंग्रेज ऐसा दोबारा हमारे साथ ना करने पाए जैसा उन्होंने अभी किया। खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने का फैसला इसीलिए गांधी जी के द्वारा लिया गया। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन दोनों ही मूवमेंट्स को मर्ज कर दिया गया। गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत के लीडर्स ने गांधी जी को अपना नेता मान लिया और गांधी जी को एक यूनिफाइड लीडर एक्सेप्ट कर लिया गया खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन दोनों के लिए। खिलाफत इशू इमर्ज हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ। फरवरी 1920 हिंदू मुस्लिम डेलीगेशन वायसराय से मिलने गया और वायसराय ने उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया साफ। ये समझ में आ गया अब तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। नाउ वी विल हैव टू प्रोटेस्ट। गांधी जी ने अनाउंस किया कि वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लीड करेंगे। मई 1920 ट्रीटी ऑफ सेवरस, जिसके बाद टर्की को पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया गया। जिस बात का डर था वो हो चुका था। अब मुसलमान बहुत गुस्से में थे और वो खिलाफत मूवमेंट के लिए बिल्कुल तैयार थे। जून 1920 एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया इलाहाबाद में और बाइकॉट का प्रोग्राम अप्रूव कर दिया गया। बोला गया स्कूल, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स सबको बाइकआउट किया जाएगा और गांधी जी इस पूरे मूवमेंट को लीड करेंगे। जो लीडर्स थे उन्होंने मासेस को एड्रेस करना शुरू किया। अली ब्रदर्स मुस्लिम मासेस को एड्रेस कर रहे थे। बाकी कांग्रेस के लीडर हिंदू मासेस को एड्रेस कर रहे थे। मुस्लिम मासेस को कांग्रेस के लीडर भी एड्रेस कर रहे थे। अली ब्रदर्स बाकी के मुस्लिम लीडर हिंदू मासेस को भी एड्रेस कर रहे थे। एक एक्टिव लेवल की यूनिटी देखी गई। गांधी जी के ऊपर सबका ट्रस्ट था। जब भी मुस्लिम विमेन को भीड़ एड्रेस करने जाती थी, मतलब मुस्लिम विमेन को जब भी कोई लीडर, मुस्लिम विमेन यानी कि क्राउड को जब भी कोई कांग्रेस का लीडर एड्रेस करने जाता था तो उनकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी जाती थी, क्योंकि मुस्लिम्स विमेन को लेकर बहुत कंसर्न्ड होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो वो इस चीज को इंश्योर करते थे कि विमेन को कोई और देखे ना। वो अपनी बातें कह सकते थे, वो देख नहीं सकते थे, तो उनकी आंखों पे काली पट्टी बांधी जाती थी। गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता थे जब वो मुस्लिम विमेन को भी एड्रेस करने जाते थे तो उनकी आंखों पे पट्टी नहीं बांधी जाती थी। यह दिखाता है कि मुस्लिम्स को इमेंस फेथ था गांधी जी की लीडरशिप में। गांधी जी की लीडरशिप में जो फेथ मुस्लिम्स ने दिखाया वो किसी और लीडर में दिखाई नहीं पाए, और जो फेथ इस फेज में मिला नॉन कोऑपरेशन में, वो फिर कभी नहीं मिला, वो दोबारा नहीं मिला। अगस्त 31, 1920 खिलाफत कमेटी ने कैंपेन लॉन्च कर दिया। सितंबर 1920 कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन अप्रूव कर दिया। यह बोला गया पंजाब में और जो खिलाफत के रॉन्ग्स हुए हैं, जब तक उन्हें पंजाब में जो एट्रोसिटीज हुई और जो खिलाफत रॉन्ग्स हुए, जब तक उन्हें दूर नहीं किया जाता तब तक हम बाइकॉट रखेंगे शुरू।
सब कुछ बाइकआउट किया जाएगा, कॉलेज, लॉ कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, फॉरेन क्लोथ्स, गवर्नमेंट ऑनर्स और टाइटल्स को भी छोड़ा जाएगा। ये भी धमकी दे दी गई। ये पहला फेज है नॉन कोऑपरेशन का। सेकंड फेज होगा सिविल डिसोबीडियंस का। नॉन कोऑपरेशन में क्या होता है कि जो हम आपकी मदद कर रहे थे वो नहीं करेंगे, हम आपके कपड़े धोते थे नहीं धोएंगे, हम आपका खाना बनाते थे नहीं बनाएंगे, हम आपकी गाड़ियां चलाते थे नहीं चलाएंगे, हम आपके स्कूल में पढ़ते थे नहीं पढ़ेंगे, हम आपके लॉ कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे नहीं करेंगे, हम आपके यहाँ सरकारी जॉब करते थे नहीं करेंगे, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन लड़के जाते थे नहीं जाएंगे। मतलब नॉन कोऑपरेशन में हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, हम कोई लॉ ब्रीच नहीं करते, वी डोंट ब्रीच लॉ। लॉ ब्रीच करना अगला कदम होता है, लॉ ब्रीच करना अगला कदम होता है, वो सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट है, सविनय अवज्ञा का। हम टैक्स पे नहीं करेंगे, हम लॉ नहीं मानेंगे, बोलोगे यहां मत जाओ वहां जाएंगे, ठीक है, वो होता है सिविल डिसोबीडियंस। जब हम उनकी बातें मानने से इनकार करना शुरू कर देते हैं, जब हम लॉज ब्रीच करना शुरू कर देते हैं, तब होता है सिविल डिसोबीडियंस। यही अंतर है, नॉन कोऑपरेशन का ऊपर का स्टेप है सिविल डिसोबीडियंस। तो प्लान यही किया गया था कि पहले हम शुरुआत करेंगे नॉन कोऑपरेशन के साथ, और अगर नॉन कोऑपरेशन काम नहीं करेगा फिर हम सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करेंगे, और वो सेकंड फेज होगा। खैर इस बार तो लॉन्च नहीं हो पाया था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस बाद में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नागपुर सेशन हुआ दिसंबर 1920 में, जहां पे कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन के प्रोग्राम को इंडोर्स किया। कांग्रेस ने साफ बोल दिया कि सेल्फ गवर्नमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव है और हम इसे लेंगे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मींस से मिले या किसी दूसरे तरीके से। कांग्रेस में इस बार ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस किए गए। 1920 के नागपुर सेशन में कांग्रेस में वर्किंग कमेटीज को बनाया गया, मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई 15 मेंबर की नेशनल लेवल पे। जो पहले गवर्नर इनफॉर्मली काम करते थे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहेंगे, प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं प्रेसिडेंट, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते थे पहले वो इनफॉर्मली काम करते थे। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट की मदद करने के लिए 15 मेंबर्स की एक कमेटी को बना दिया गया। इसके अलावा प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज बनी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, वार्ड कमेटीज को बनाया गया, और एंट्री फीस को घटा के 4 आना कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस के मेंबर बन सकें। 1920 में जो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया था, उसी ऑर्गेनाइजेशन पर कांग्रेस आज भी काम करती है, प्रेजेंट की कांग्रेस भी। तो प्रेजेंट की कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसकी शुरुआत 1920 में हुई। 1920 का समय ये कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसी के बाद ये पूरा काम आगे भी चलता रहा। नागपुर सेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ, यहां पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को इनिशिएट किया गया, खिलाफत कमेटी के जो प्रोग्राम थे उनको भी अप्रूव किया गया। 1920 और 1921 और 22 का जो समय था, वहां पर काफी ज्यादा पॉपुलर अपसर्स देखने को मिला। कुछ लीडर्स को हालांकि फिर भी ये मूवमेंट रास नहीं आ रहा था और उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट करने से मना कर दिया, जैसे कि एसएन बनर्जी। इसके पहले जिन्ना को भी पसंद नहीं आया, उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल मुद्दे को पॉलिटिकल रहने दो, रिलीजियस को रिलीजियस रहने दो, रिलीजियस को पॉलिटिकल मत बनाओ, ठीक है। तो जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस खरपड़े, बिपिन चंद्रपाल, इन सभी लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मींस से ही हमें डिमांड्स रेज करनी चाहिए, हमें किसी पॉपुलर अपसर्च के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा एसएन बनर्जी जी ने अपना संस्थान, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खोल लिया, दैट वाज इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। बाद में पॉलिटिक्स में इसने भी अपना एक रोल प्ले किया। गांधी जी ने मार्क्सिस्ट को एनर्जाइज करने के लिए बोला कि अगर हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहे तो हम विद इन ईयर, एक साल के भीतर ही स्वराज अवेल कर लेंगे, वी विल बी एबल टू अवेल स्वराज विद इन ईयर। मूवमेंट का स्प्रेड कैसे होता है? ये मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है। इंग्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बाइकआउट किया जाता है। गांधी जी, अली ब्रदर्स ने नेशन वाइड टूर किया, मासेस को एड्रेस किया। स्टूडेंट ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, इंग्लिश एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को बाइकआउट किया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले गए जहां पर लीडर्स ने एजुकेशन इम्पार्ट करना शुरू किया। आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला जी, जाकिर हुसैन, इन लोगों ने इन स्कूल्स को हेड किया। सुभाष चंद्र बोस जी नेशनल कॉलेज जो कलकत्ता का था उसके प्रिंसिपल बने। इसके अलावा फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया, और खादी के यूज के बाद जो फॉरेन कपड़ों का इंपोर्ट था वो आधा हो गया, खादी क्लोथ्स को प्रमोट किया जाने लगा। फॉरेन लिकर और टॉडी की शॉप्स के सामने धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। कई सारे लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, राजाजी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, असफ अली, T प्रकाशम और R प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, इन सभी लोगों ने, जो लॉयर्स हुआ करते थे, अपनी लॉ की प्रैक्टिस छोड़ दी। सोशल बाइकआउट हुआ। तिलक स्वराज फंड में लोगों से पैसा देने को कहा गया और वो ओवर सब्सक्राइब हो गया, लोगों ने बहुत सारे पैसे दिए। महिलाओं ने अपने गहने दे दिए तिलक स्वराज फंड में कि देश की आज़ादी के लिए मूवमेंट चल रहा है, पैसा चाहिए, और सबने खुले हाथों से पैसा दिया। कांग्रेस के वॉलंटियर कॉर्प्स बने जो पैरेलल पुलिस की तरह काम करने लगे। अली ब्रदर्स ने मुस्लिम्स को बोला कि आर्मी से रिजाइन कर दो,
क्योंकि आर्मी में काम करना अनरिलीजियस है। गांधी जी ने ऐसा ही कॉल करने को कांग्रेस को भी बोला, जिसके बाद अली ब्रदर्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। कांग्रेस ने लोकल कांग्रेस बॉडीज को बोला कि सिविल डिसोबीडियंस लोकल लेवल पे शुरू करो। नो टैक्स मूवमेंट पे शुरू किया गया और बोला गया कि अब हम टैक्स नहीं पे करेंगे। स्ट्राइक्स की गई प्लांटेशन में, स्टीमर सर्विसेज में, आसाम बंगाल रेलवे में। प्रिंस ऑफ वेल्स जब इंडिया के विजिट पर आए तो खूब सारी स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस हुए और कई सारे लोकल स्ट्रगल शुरू हुए, जैसे कि अवध किसान मूवमेंट, एका मूवमेंट, मपिला रिवोल्ट और सिख एजिटेशन हुआ महंतों को हटाने के लिए। तो पूरा इंडिया एक तरीके से अपहेवल में था, अपसर्ज में था जब ये खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। बहुत ही मैसिव लेवल का ये पूरा प्रोटेस्ट था जो चल रहा था। लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? मिडिल क्लास ने शुरू में तो अच्छा रिस्पांस किया, लेकिन धीमे धीमे फिर उनका रिस्पांस ठंडा हो गया। बिजनेस क्लास, इनको फायदा हुआ क्योंकि अब इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदा जा रहा था, तो जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको फायदा हो रहा था। दे वर हैप्पी एंड दे वर पार्टिसिपेटिंग एज वेल। हाँ, उनको वर्कर्स के स्ट्राइक से थोड़ा डर जरूर लग रहा था। पीजेंट्स, इनका पार्टिसिपेशन बहुत मैसिव रहा। इन्होंने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में और ट्रेडर्स के अगेंस्ट में भी प्रोटेस्ट किया और अपनी डिमांड्स को रेज किया। स्टूडेंट्स को क्या है, बोल दो कॉलेज नहीं जाना है, प्रोटेस्ट करना है, वो तो सबसे पहले जाएंगे। किसी भी मूवमेंट में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन सबसे एक्टिव रहेगा और सबसे बढ़िया रहेगा। इनका रहा। वुमेन ने पर्दा छोड़ा, अपने गहने तिलक फंड में डाल दिए और इस मूवमेंट को बहुत बड़ी संख्या में ज्वाइन किया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी वो जिस लेवल पर इस मूवमेंट में देखने को मिली, ना उसके पहले कभी देखी गई थी और ना ही उसके बाद आज तक कभी देखी गई। हिंदू मुसलमान जिस तरीके से इस मूवमेंट में साथ आए थे, उसके बाद कभी ना आ सके। गवर्नमेंट का रिस्पांस कैसा रहा? 1921 में गांधी जी और वायसराय के बीच में बातचीत शुरू हुई। वायसराय जो रीडिंग था ना, वो गेम खेल रहा था। वो गांधी जी से क्या कह रहा था कि अली ब्रदर्स को बोल दो कि वायलेंट ना हो। आप बोलोगे मान जाएंगे, आप तो नॉन वायलेंस की बात करते हो ना। गांधी जी पागल थोड़ी थे। गांधी जी को लगा था कि समझ गए थे कि फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी ने बोला हम कुछ नहीं बोलेंगे अली ब्रदर्स को, वो सब समझदार हैं, वो जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। रीडिंग चिढ़ गया, बातचीत टूट गई। उसने बोला कोई बात नहीं करेंगे, आपको जो करना है करो, हम भी जो करना है करेंगे। उसके बाद उन्होंने बहुत ही तेजी से ऑपरेशन शुरू किया। गांधी जी रीडिंग के ट्रैप में आने से मना कर देते हैं। वॉलंटियर कॉर्प्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, पब्लिक मीटिंग्स बैन कर दी गई, प्रेस को कंट्रोल किया गया, लीडर्स को जेल में डाला गया। गांधी जी को छोड़कर बाकी सबको गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उन्होंने गांधी जी से अब ये बोला कि सेकंड फेज शुरू करो। अहमदाबाद के सेशन में बातचीत शुरू हुई कि पहला फेज हो चुका, अब हम शुरू करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और अब चखाएंगे इनको मजा। गांधी जी तैयारी कर रहे थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, जो सेकंड फेज था इस मूवमेंट का। गांधी जी ने बारदोली में बोला कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो और प्रेस के ऊपर कंट्रोल खत्म करो, ये दो काम कर दो, नहीं तो अब हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे। इसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन फिर एक घटना घटित हुई। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया भीड़ के ऊपर। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो भीड़ गुस्से में आई। भीड़ ने थाने को आग लगा दी। कुछ पुलिस ऑफिशियल्स उसमें जल के मर गए, कुछ ने भागने की कोशिश की, भीड़ ने उन्हें पीटा और फिर से थाने में फेंक दिया। चौरी चौरा कांड में या इंसिडेंट में 22 पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी इस बात से दुखी हुए और गांधी जी ने इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने बारदोली में डिक्लेयर किया कि वो सारी एक्टिविटीज बंद कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव वर्क शुरू किए गए। कई सारे नेशनलिस्ट को नहीं लगता था कि नॉन कॉपरेशन बंद करना चाहिए था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लग रहा था ऐसे चलेगा अंग्रेज मजबूर हो जाएंगे बात मानने को। CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने गांधी जी के डिसीजन को गलत बताया। उन्होंने कहा अभी तो समय था इनको मजा चखाने का, आपको ये मूवमेंट वापस नहीं लेना चाहिए था। लोग नाराज थे कि नॉन कॉपरेशन क्यों वापस लिया गया। CR दास, मोतीलाल नेहरू ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने तो इसे एक नेशनल कैलेमिटी तक कह दिया कि जो रेजोल्यूशन लाया गया है कि अब हम बंद कर रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये गलत हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने तो ये तक कहा कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसे सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि कुछ गरीब किसानों ने मिसबिहेव कर दिया, आप पूरा मूवमेंट बंद कर दोगे, दैट्स रॉन्ग। जो इम्पैक्ट था वो ये देखने को मिला कि कांग्रेस में डिवीजन हो गया। कई सारे लीडर्स जो थे वो गांधी जी के पीछे खड़े रहे, उन्हें नो चेंजर कहा गया, जबकि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने फैसला किया कि वो असेंबली ज्वाइन करेंगे और उन्हें स्वराजिस्ट कहा गया। तो कांग्रेस में दो धड़ इकट्ठा अलग हो गए, स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स। बाद में स्वराजिस्ट में भी दो हिस्से अलग हुए। बाद में स्वराजिस्ट में जो दो हिस्से अलग हुए उसमें एक थे जो
ये चाहते थे कि हिंदूज की जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए। ठीक है, स्वराजिस्ट और नो चेंजेस में डिवीजन हुआ और बाद में फिर और एक डिवीजन होता है कांग्रेस के भीतर। ठीक है, यहां पे देखिए गांधी जी ने आखिर इस मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया? क्योंकि लोग वायलेंट हो रहे थे। नॉन वायलेंस को लोग अभी भी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए थे। मूवमेंट धीमे धीमे कमजोर पड़ रहा था, सरकार बात करने को राजी नहीं थी। जो इस पूरे मूवमेंट की सेंट्रल थीम थी, खिलाफत का मुद्दा, वो इरेलेवेंट हो चुका था। 1922 में टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा पॉलिटिकल पावर में आ गए। उन्होंने यूरोपियन स्टाइल पे लीगल सिस्टम वहां डेवलप कर लिया, वुमेन को राइट दिए गए, एजुकेशन को नेशनलाइज किया गया, मॉडर्न एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को डेवलप किया गया और 1924 में कैलिफेट को भी अबॉलिश कर दिया गया। तो जिस मुद्दे के ऊपर पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था वो मुद्दा ही खत्म हो गया। तो क्या करते, मतलब मूवमेंट कैसे चलाते? गांधी जी को समझ में आ गया था मूवमेंट अब लंबा नहीं चल पाएगा। गांधी जी ने 1 साल बोला था कि 1 साल में स्वराज मिल जाएगा, कुछ नहीं हुआ। लोग थक रहे थे और ये समझ में आ रहा था गांधी जी को समझ में आ रहा था कि लोग थक रहे हैं। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट का एक इवैल्यूएशन करते हैं। अर्बन मुस्लिम्स इस मूवमेंट का हिस्सा बने और इसके साथ जो नेशनल पॉलिटिक्स थी वो कम्युनलाइज्ड भी हुई। मुस्लिम सेंटिमेंट्स वाइडर एंटी इंपीरियलिस्ट फीलिंग के साथ दिखे। नेशनल लीडर्स मुस्लिम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को सेकुलर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस तक नहीं ले जा सके और इसीलिए उसमें एक रिलीजियस ओवरटोन आ गया जो आगे चल के भारत पाकिस्तान के बंटवारे का कारण बना। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट हर कॉर्नर पे पहुंचे देश में। मिलियंस ऑफ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आर्टिशियंस, पीजेंट्स, स्टूडेंट्स, अर्बन पुअर, विमेन, ट्रेडर, सब ने इसमें हिस्सा लिया। जो कॉलोनियल रूल था वो 2 मिथ्स के ऊपर बेस्ड था। पहला तो ये कि ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में हमारे फायदे में है और दूसरा ब्रिटिशर्स इनविंसिबल हैं। जो इकोनॉमिक क्रिटिक थे CR दास, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने हमें यह बताया कि ब्रिटिशर्स हमें कैसे लूट रहे हैं और उससे यह पॉइंट तो साबित हो गया कि ब्रिटिशर्स का रूल हमारे फेवर में नहीं है। और दूसरा, इस मूवमेंट ने यह साबित किया कि ब्रिटिशर्स इनविंसिबल नहीं है और अगर हम डट के खड़े हो जाएं तो इन्हें घुटने टेकने होंगे। इस तरीके से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ने अंग्रेजों को सख्ते में डाला। डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए लेकिन अंग्रेज हिल गए थे और हम तैयार हो गए थे ऐसे किसी एक और मूवमेंट के लिए। और इसके बाद ऐसा ही एक और बड़ा मूवमेंट चलेगा जिसे हम कहेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हमारा आज का ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं इस टॉपिक को आपने बेहतर तरीके से समझा और अगर यहां से क्वेश्चंस आते हैं तो आप अच्छी तरीके से उन्हें समझ के सॉल्व कर पाएंगे। अपनी तैयारी को जारी रखिए, रिवीजन करते रहिएगा और टेस्ट लगाते रहिएगा। इसमें कहीं कोई कमी मत करिएगा बिकॉज यही कीज हैं जिसके जरिए आपका सिलेक्शन होने वाला है। इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।